तो चलिए शुरू करते हैं। गुड इवनिंग। टॉपर स्टॉक 2024 के ये पहला सेशन जिसमें ऑल इंडिया रैंक डॉक्टर पूजा जैन। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको इस चीज के लिए जिसका आपको और मुझे दोनों लोगों का एक सपना था, जिसको आपने पूरा किया और अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम किया, अपने घर वालों का नाम किया, है ना, अपने टीचर्स जिस कॉलेज में आप पढ़ती उनका नाम किया। इसके लिए सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। जो आपके साल 2 साल की जो भी मेहनत थी, जिसको आपने मतलब जिस तरह से मैंने आपको गाइड किया उस तरह से जिस जैसे आपने उसको फॉलो किया, इसके लिए। और आपको अपना ड्रीम ब्रांच और ड्रीम कॉलेज, अब तो ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक है, इसमें तो आप कोई भी कॉलेज ले सकती हो, कोई भी ब्रांच आप ले सकती हो। इसके जी। लिए बहुत बहुत बधाई। और इन फ्यूचर भी आगे मैं आशा करता हूँ कि आप इससे भी और अच्छा करोगी जिस भी कॉलेज में जाओगी और जिस भी ब्रांच में जाओगी। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, आपके पेरेंट्स को और आपके कॉलेज वाले जो यूजी के कॉलेज है उनको। ठीक है, थैंक तो यू। हम इस ठीक है पूजा, एक एक बच्चों के कुछ कुछ क्वेश्चंस होंगे जी जिसके बॉस। बारे में थोड़ा बहुत, है ना, जो भी आपको डाउट हो, जो भी आप पूछना चाहते हो ना, आप ऐसे तो 500-700 बच्चे एक साथ है लाइव, बट हमें कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि सबके कॉमन होंगे, उन्हीं क्वेश्चंस पे हम ज्यादा फोकस करेंगे। बाकी अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो आप डायरेक्टली भी बात कर सकते हो, ऐसा नहीं है। कि ये भी एक वैसे स्टूडेंट्स हैं जैसे कि पहले आप अभी क्लास में पढ़ रहे हो, और मैं क्लास में पढ़ाते टाइम मैं भी बोलता था कि आप ही लोगों में से कोई ऐसा होगा कि जो ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक लेके आए। तो उन बच्चों की तरफ से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि आपने, सबसे पहला क्वेश्चन है कि आप जो कोचिंग है वो कब से स्टार्ट किया था। पहला क्वेश्चन है कि कोचिंग आपने कब से स्टार्ट किया था सबसे पहले। यस बॉस। बॉस आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस यस, क्लियर। थैंक यू बॉस। सबसे पहले तो मैं आपको ही थैंक यू बोलना चाहूंगी। आज मैं जिस पोजीशन पे हूँ, मैंने फर्स्ट रैंक प्राप्त की है, सब आपकी ही वजह से पॉसिबल हुआ है। मैं इस टॉपर स्टाफ का हिस्सा बन पाई हूँ आज, इसके लिए थैंक यू सो मच सर। तो इसमें ये बच्चों का क्वेश्चन है कि बॉस आपने कि कितना, कब से पढ़ाई स्टार्ट की थी। मैंने बॉस की कोचिंग फाइनल ईयर से स्टार्ट की थी, 2022 से, जब बॉस सुश्रुत संहिता का बैच पढ़ाते थे तब से। ठीक है, सुश्रुत संहिता से क्लासेस। आपको फाइनल ईयर के बच्चों को क्या सलाह देना चाहती हो कि आपको कैसे कोचिंग करना चाहिए, मतलब क्या रेशियो रहना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे तो यूजी का भी सिलेबस होता है साथ में, और एक तो पीजी का भी बर्डन हो जाता है। तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए। फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए ये है कि वो मैक्सिमम टाइम अपनी संहिता पे दे। बॉस जैसे जैसे आपको रीड कराते हैं सुश्रुत संहिता, आप उस पे फोकस करें, अच्छे से नोट्स बनाएं। पीजी के लिए भी आप थोड़ा बहुत प्रिपेयर करें, पर ऐसे नहीं कि अपन बिल्कुल पीजी के लिए ही भागे। पर मेन जो अपना फोकस है प्रॉफ का, आप संहिता, इनका ज्यादा फोकस, सुश्रुत संहिता पे उस टाइम। संहिता और वाग्भट को। तो और सब्जेक्ट्स का, आपने फाइनल ईयर में सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े थे, आपका ये है कि आपने चरक संहिता, सुश्रुत संहिता ये ध्यान दिया था, है ना। मेनली संहिता पे फोकस था, और जो आपके फाइनल ईयर के सब्जेक्ट्स है, मेडिसिन है, ऑप्था है, ईएनटी, आप उनको भी थोड़ा बहुत रीड कीजिए, क्योंकि मॉडर्न के भी क्वेश्चंस काफी पुटअप होते हैं, तो आप उनको भी पढ़िए। ऐसा नहीं कि ओनली संहिता पढ़नी है, बट मेन फोकस संहिता पे रखना है। मेन फोकस संहिता। हाँ, बेसिकली मेन फोकस संहिता पे रखने का इनका कॉन्सेप्ट ये भी है कि अगर आप संहिता, सुसु संहिता अगर आप कर लेते हो तो आपका शलाक्य और शल्य ये दोनों आपका निकल जाएगा। और जैसे आपने काय चिकित्सा अच्छे से कर, मतलब चरक चिकित्सा कर लिया तो आपका काय चिकित्सा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और सिद्धि और कल्प में आपका पंचकर्म क्लियर होगा। तो मेनली अगर देखा जाए तो संहिता का पोर्शन अगर हम क्लियर कर लेते हैं तो ये वाले पोर्शन मॉडर्न के तो आपको पढ़ना ही है, वो हर हाल में पढ़ने हैं। हाँ। बट इतना चीजें करने से ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो सकती है। ठीक है। अ, अक्षय ने क्वेश्चन किया है कि मैम फाइनल ईयर के साथ प्रिपरेशन बहुत मुश्किल हो रहा है, अगर फाइनल ईयर के साथ संहिता ना हो पाए बहुत अच्छे से तो कैसे मैनेज करें। सारी संहिता मैनेज नहीं हो पाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सुश्रुत संहिता तो आपके सिलेबस में है, उसको तो आप थोड़ा थोड़ा तो एटलीस्ट कीजिए, अगर आप पूरा नहीं करते हैं तो। फाइनल ईयर की
मेन जो सब्जेक्ट्स है सारे उन पे आप फोकस कीजिए, क्योंकि यूजी बेसिस पे जो आता है, क्योंकि श्लोक आते हैं, सारा कुछ रीड करना पड़ता है। पीजी के लिए अपने को अलग वे में पढ़ना पड़ता है, उसमें अपने को ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन लगते हैं, उसमें अपने को श्लोक वगैरह इतना रीड नहीं करना पड़ता। प्रोफ में आप प्रोफ के हिसाब से पढ़िए, उसमें आपको पूरा पैराग्राफ लिखना होता है, तो आपको उसी वे में पढ़ना होता है। ज्यादा टाइम दीजिए, आप आराम से लिखिए। अ, मेघा का क्वेश्चन है कि मैम आप नोट्स का कहाँ से किया था, मतलब नोट्स का प्रिपरेशन किया था, सर के नोट्स पढ़ा था, नोट्स तो कैसे मैंने किया? ऑनलाइन सेट के ही पढ़े थे, अलग से तो मैं नोट्स नहीं बनाती थी, क्योंकि हर क्लास में बॉस नोट्स लास्ट में हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं। इसमें ये होता है कि जो मेन हाइलाइट्स बताते हैं, मेन मेन जो पॉइंट्स बॉस बताते हैं, उनको आप स्टिकी नोट्स के फॉर्म में, टेबल के फॉर्म में आप उनको पढ़िए। और नोट्स तो ओनली ही कोचिंग के पढ़िए, जिस कोचिंग से आप क्लासेस ले रहे हैं, जिस कोचिंग से आप क्लासेस कर रहे हैं, उन पे आप फेथ कीजिए, एक ही कोचिंग के पढ़िए। ऐसे नहीं अपन इस संहिता के भी पढ़े, इस कोचिंग के भी अपन नोट्स पढ़े। अगर एक ही को अपन बार बार रीड करेंगे तो वो अपने को अच्छे से याद होंगे। अपनी जो है संहिता जो बेस है वो अच्छे से आना चाहिए। आपकी जो कैपेबिलिटी है, आपकी जो ग्रेस पावर है, वो अच्छा होना चाहिए। आपको टिप्स पे याद होने चाहिए, बॉस जिस हिसाब से पढ़ाते हैं और जो ट्रिक्स पढ़ाते हैं, आप उनको लिख लिख के याद कीजिए, उन्हीं को आप नोट्स फॉर्म में बनाइए। बट नोट्स ओनली आप एक ही कोचिंग के पढ़िए, जिनसे भी आप कोचिंग कर रहे हैं। विवेक बॉस बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हर चैप्टर्स के पीछे आपको क्वेश्चंस भी प्रोवाइड होते हैं, ऐप पे हर एक चीज अवेलेबल होती है। आप साथ साथ में क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, लाइव क्वेश्चंस कीजिए, हर एक टेस्ट आप दीजिए, मॉक टेस्ट वगैरह लास्ट तक सब कुछ आपको रखना है। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व करना चाहिए? शिवाली वर्मा का क्वेश्चन है कि प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन हम कहाँ से सॉल्व करें? प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चंस है, सबसे पहले तो जो बॉस आपको प्रोवाइड करते हैं ऐप पे, वो तो करने ही है। और जो आपके हर वीकली टेस्ट होते हैं संडे के, वो आपको कभी मिस नहीं करने, वो आपको हमेशा लगाने हैं। वो क्वेश्चंस आपके हमेशा होने ही चाहिए। हमें तो हमेशा वेट रहता था कि बॉस कब टेस्ट लेंगे, कब हम संडे टेस्ट देंगे। वो क्वेश्चंस आप रखिए, उसके अलावा जो भी जीपी है उसके क्वेश्चंस आप लगाइए। मल्टीपल टाइम में आप क्वेश्चंस लगाइए। मैंने भी 2 या 3 बार तो मिनिमम जीपी के क्वेश्चंस लगाए हैं। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी बार उनको लगाओगे आप, तभी आपकी संहिता अच्छी स्ट्रांग होगी। क्वेश्चंस अगर अपन करते हैं, मल्टीपल टाइम्स अपन क्वेश्चन करेंगे, तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, बहुत सारी थ्योरीज अपने को क्वेश्चंस फॉर्म में याद होती है, तो उसको आप अगर क्वेश्चंस करोगे तो वो आपको याद भी होती जाती है। और कोई क्वेश्चंस आपको नया मिलता है तो आप उसको नोट डाउन कीजिए, आपके जो नोट्स हैं वहां पे जाके आप लिखिए। हाँ, बेसिकली क्वेश्चंस अगर आपके भी टेस्ट में तो क्वेश्चंस गलत होते थे, तो उन गलत हुए टेस्ट क्वेश्चंस का आप क्या करती थी? उन क्वेश्चंस का ये है, जिस भी एरिया से, जिस टॉपिक से आपके क्वेश्चंस बार बार अगर गलत हो रहे हैं, तो आप उनको नोट डाउन कीजिए, उस एरिया को बार बार पढ़िए। अगर वो आपको टफ लगता है, आप उसको लिख के याद कीजिए, टेबल फॉर्म में याद कीजिए, बॉस से पूछिए। बिकॉज गलती तो होती है, वो ह्यूमन मिस्टेक है, ह्यूमन नेचर है। गलती आपसे भी होती थी, मैं भी खूब गलतियां करती थी। बहुत इजी क्वेश्चंस गलत होते थे। ये तो लगता है कि यार ये तो सही होगा, वो ही क्वेश्चंस अपना गलत होता है। तो क्वेश्चंस तो गलत होने के चांसेस काफी होते हैं। उसके लिए है कि आप अपनी थ्योरी को स्ट्रॉन्ग कीजिए, मल्टीपल टाइम पढ़िए, अच्छे से रिवीजन ओके। कीजिए। तो जैसे इन्होंने कहा कि वही बात अब जो मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि जहाँ जो आपका वीक एरिया है, सबसे पहले उसको देखो। बेसिकली क्या होता है ना, जो आपको आता है वो शुरू से लेके लास्ट तक वो आएगा, हमेशा आएगा, उसके क्वेश्चंस नहीं आए गलत होंगे। आप देखना, आपके जिस पोर्शन से क्वेश्चंस गलत होते हैं, हम हमारे दिमाग में ऐसा फोबिया बन जाता है कि हम ये वाला, जब हम जो चैप्टर पढ़ते हैं उसको स्किप करना स्टार्ट कर देते हैं, वो अपने मन से हम स्किप करना स्टार्ट करते हैं, और वहीं से हमारी गलतियां होती हैं। तो जो भी टेस्ट में आपके क्वेश्चंस गलत होते हैं, मैं बार बार कहता हूँ उसके लिए अलग एक से डायरी बनाइए, और डायरी से आप वहां पे भी लिख लीजिए, या डायरी में लिखना चाहो तो हर एक टेस्ट का अलग अलग आप उसको लिख सकते हैं। ये बेसिकली। दूसरे क्वेश्चन ये है कि आप सर के टेस्ट में जो क्वेश्चंस होते थे वो कितने अटेम्प्ट करती थी, जैसे कि अगर फुल में फुल करती थी, हाफ करती थी, या कुछ कम हाँ, और करती थी? जो टेस्ट होते थे, वीकली टेस्ट होते थे, उनमें तो मैं कंप्लीट लगभग जैसे 50 मार्क्स, 50 अगर क्वेश्चन है तो मैं 50 ही अटेंड करती थी। 100 क्वेश्चंस में ये होता था कि मैं 90 प्लस तो हमेशा अटेंड करती थी। जैसे कि अगर संहिता का टेस्ट है,
इजी क्वेश्चंस है तो आप कंप्लीट पूरे भी लगा सकते हैं, 100 आउट ऑफ 100, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस ऐसा टफ है जो आपने कभी देखा नहीं, सुना नहीं, उसको आप छोड़ सकते हो। बट क्वेश्चंस लगाने की जो अटेम्प्ट करने की टेंडेंसी है वो आप मैक्सिमम रखिए, हमेशा मैक्सिमम से मैक्सिमम अटेम्प्ट कीजिए, उससे सही होने के चांसेस, अच्छे मार्क्स बैठते हैं। मैंने दोनों टाइम एआईपीजीटी में मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। बॉस के तो मैं लगभग ऑलमोस्ट सारे ही करती थी, मैं नहीं छोड़ती थी, किसके लिए छोड़ना है, तो सारे ही क्वेश्चंस में लगाती थी लगभग। तो जैसा कि आपने कहा कि दोनों टाइम, मतलब लास्ट टाइम भी आप एग्जाम दी थी, बट 2023 में भी हाँ एग्जाम तो दिया था, बट हम लोग एलिजिबल नहीं थे राजस्थान वाले, तो इस वजह से। बट उस टाइम भी ये हुआ था, लास्ट टाइम तक सारे स्टूडेंट्स ने, मेरे खुद के फ्रेंड्स ने, सबने पढ़ाई छोड़ दी थी, बट मैंने लास्ट तक पढ़ा था। ये था कि कोर्ट केस वगैरह चल रहा था, तो ये स्कोप था कि क्या पता हम एलिजिबल हो जाए। हम लास्ट तक पढ़े थे, डे पहले तक, 30 जुलाई तक, 31 जुलाई को हमारा एग्जाम था। उस दिन भी बॉस ने यही बोला था कि मैक्सिमम अटेम्प्ट करने हैं, आराम से लगा के आना है। तो मैं मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करती थी और लास्ट तक हमने पढ़ाई की थी, क्योंकि ये था कि क्या पता हम बाद में एलिजिबल हो जाए। एग्जाम बाद तक भी हमारे में यही होप थी कि कोर्ट केस चल रहा है, हमें एलिजिबल कर दे, क्या पता हम काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर पाए। इस वजह से आपको पढ़ाई तो लास्ट तक करनी ही है। तो लास्ट ईयर आपकी रैंक क्या थी? लास्ट ईयर मेरे मार्क्स तो 300 प्लस थे और रैंक 100 के अंदर थी। हाँ मेरा तब तो से यही ठीक है। टारगेट था कि मुझे एक और चांस मिला है तो मैं बहुत अच्छा करूंगी। ये था कि टॉप 10 में तो रहना ही है, बट हार्ड वर्क था, अच्छा लक था बॉस, और हमने काफी मेहनत की तो आज ऑल इंडिया रैंक 1 मिली है। इसके लिए है कि आपको बहुत अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी, स्ट्रेटेजी बना के। ऐसे नहीं अपन पूरे दिन रीड करते रहे, अपने को याद कुछ नहीं हो, उसका कोई आउटकम नहीं निकले। अच्छे से पढ़ना है, जैसे जैसे बॉस बताते हैं वैसे आप पढ़िए, तो आप आराम से सेलेक्ट हो जाएंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ये कोई एक स्टूडेंट है, इसके क्वेश्चंस है कि मिनिमम और मैक्सिमम कितना आवर पर डे पढ़ना चाहिए? हाँ, ये ऐसा है कि इसमें आवर फिक्स नहीं होते हैं। आप अगर रेगुलरिटी रखते हैं तो वो ज्यादा जरूरी है, वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। आवर्स की बजाय अगर अपन कंटिन्यू पढ़ते हैं, डेली पढ़ते हैं, तो वो ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पर डे सेम नहीं होता। किसी दिन अपन 2 घंटे पढ़ पाते हैं, किसी दिन अपन 4 घंटे पढ़ पाते हैं, बिकॉज ड्यूटी के साथ जो अपना टाइम टेबल होता है, जो अपना शेड्यूल होता है, जैसे जैसे अपने को टाइम मिलता है वैसे अपने को पढ़ना चाहिए। बट मिनिमम है कि आप 3 से 4 घंटे तो पढ़ो। संहिता को तो डेली टाइम देना ही देना है, 1 घंटा। बॉस जब पढ़ाते हैं बॉस के साथ साथ आप पढ़िए, और जब बॉस नेक्स्ट क्लास लेते हैं, नेक्स्ट डे क्लास लेते हैं बॉस, उसमें भी आधा घंटा आपसे पूछते हैं, उसमें आप 10 मिनट पहले पढ़ो, फिर आप क्लास अटेंड करो। मिनिमम और मैक्सिमम का रेशियो नहीं रख के आप अगर डेली पढ़ोगे, कंटिन्यू पढ़ोगे उसको, तो वो ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। बहुत अच्छी बात है, इन्होंने कहा कि जो डेली बेसिस का है वो आप टाइम डिवाइड नहीं कर सकते हो सकता है किसी दिन आपकी तबीयत खराब हो जाए, या हो सकता है किसी दिन आप किसी ज्यादा जरूरी काम से चले गए, तो उस दिन आपको एक ही घंटा मिला। आपको पढ़ना कैसा है, आपको कंटिन्यूअस पढ़ते रहना है, मतलब डेली बेसिस पे। ऐसा नहीं कि एक दिन आपने 10 घंटा 12 घंटा पढ़ लिया और 2 दिन गायब हो गए, तो ऐसे सिलेक्शन नहीं होता है। आपका पढ़ाई का रेशियो क्या होना चाहिए कि हाँ, जो आपके कोचिंग क्लासेस में आपको पढ़ाई जा रही है कम से कम वो कवर होना चाहिए, जो आपके टेस्ट में आपका शेड्यूल में हो वो टेस्ट वाला आपका क्लियर होना चाहिए। तो ऐसे 3 4 5 घंटे ऐसे रोज रोज अगर आप करते हो और कंटिन्यूअस करते हो तो आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, तो ये थोड़ा सा, लास्ट ईयर भी आपने एग्जाम दिया था, तो यहाँ से बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन ये है कि बॉस इंटर्नशिप के साथ टाइम पढ़ाई कैसे मैनेज किया जाए। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है एक, कि इंटर्नशिप के साथ मैनेज कैसे किया जाए। इसमें यही है कि हर कॉलेज का जैसे अलग अलग होता है इंटर्नशिप का, कहीं अपने को टाइम मिल जाता है पढ़ने का। इसमें अपन ऐसे मैनेज कर सकते हैं, जो अपने को टाइम देना है कॉलेज में वो तो अपने को देना है, उसके अलावा जैसे घर आने के बाद मिनिमम अपन 3 से 4 घंटे पढ़े। उसमें है कि 1 घंटा अपन संहिता पढ़े, 1 घंटा अपन क्वेश्चंस लगाए। ऐसा नहीं है कि अपन पूरे दिन 6 घंटे से एक चैप्टर लेके बैठे हैं, उसी में उलझे हुए हैं। इससे अच्छा है कि आप मिनिमम जितना आप पढ़ पा रहे हो, 3 से 4 घंटे, या आप 2 घंटे ही भले पढ़ पा रहे हो, बट उसको आप अच्छे से पढ़ो, ऐसा है।
कि आप मल्टीपल टाइम्स जैसे क्वेश्चंस लगाओ। उसमें ये होता है कि जो बॉस पढ़ा रहे हैं उसको आप साथ-साथ में पढ़ो। आप एक्स्ट्रा नहीं पढ़ पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, बट जो बॉस ने पढ़ाया उसको आपको रिवाइज़ करना है, ताकि नेक्स्ट डे आपके पास बर्डन नहीं रहे। उसको आपको साथ में लेके चलना है, और जितना भी आपके पास टाइम होता है, उसमें आप ये है कि क्वेश्चंस आपको हमेशा लगाने हैं। आप स्टार्टिंग से फर्स्ट डे से भी अगर क्वेश्चंस करते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस करने की हैबिट होगी, तभी अपन आगे बढ़ पाते हैं, तभी अपने को अपनी गलती पता चलती है, अपने को अपने वीक पॉइंट्स पता चलते हैं कि कहाँ से अपने को बार-बार रिवाइज़ करना है, किस पॉइंट को अपने को रीड करना है, इस हिसाब से अपने को पढ़ना है। तो बेसिकली इनका कॉन्सेप्ट ये है कि इन्होंने ये कहा कि आपको वो जो इंटर्नशिप है वो तो आपके अंदर तो करना ही करना है। मतलब वो ना ना करके कुछ भी करके उसको वो ड्यूटी तो आपको जाना ही है। तो मैंने भी आपको बार बार कहा कि उस टाइम पे कुछ प्रोडक्टिव या कुछ क्वेश्चंस वाले पोर्शन रख लो। जैसे कि मान लो आपको 9 बजे से लेके 2 बजे या 3 बजे तक आपको हॉस्पिटल में रहना है, तो 9 से 10 से 3 के बीच में रहना है। तो जैसे मैंने कल आपको पढ़ा है विमान स्थान का 2-3 चैप्टर, तो आप ऐसा टारगेट रखिए कि 2-3 चैप्टर जो हम लोगों ने पढ़ा है, तीसरा नंबर और चौथा नंबर का चैप्टर, इसके क्वेश्चंस, और इसको हम थ्योरी के फॉर्म में छोटा छोटा जो नोट्स बना के ले गए, उस 5-6 घंटे में जहां हमारे पास कुछ भी पॉसिबल नहीं होगा, उस टाइम पे हम क्वेश्चंस को लगा लिया करेंगे, और साथ में हमारे पास जो इसकी थ्योरी है उसको जल्दी से रिकॉल कर लेंगे। तो जहां आपको कुछ नहीं मिल रहा था वहां पे आपको 10% में मिल जाता है, तो द बेस्ट है। ठीक है, उसके बाद 3 बजे आप हॉस्पिटल से आइए, 1 घंटा आराम करिए। और जैसा पूजा ने बताया कि आप 5 घंटे का ही पढ़ाई कर रहे हो, तो उस 5 घंटे को डिवाइड करिए कि 1 आवर हमको चरक संहिता देना है, 1 घंटा हमको क्वेश्चंस लगाना है, 1 घंटा हमको शॉर्ट सब्जेक्ट पढ़ना है, 1 घंटा में मुझे पीछे की चीजों को रिवाइज करना है। तो उस चीज को 5 ही घंटे को आप कई पार्ट में डिवाइड करके जब पढ़ते हो, तो वो चीजें जो होती हैं वो आपको एक सीक्वेंस के समझ में आता है कि भाई हाँ मैंने इतना किया तो मुझे आज रात में नींद अच्छी आ जाएगी, क्योंकि मैंने कुछ क्या किया, फ्रूटफुल किया। कि हमने समिता भी पढ़ लिया, सब्जेक्ट्स के भी सारे क्वेश्चंस कर लिए। जस्ट सर ने जो कल क्वेश्चंस मतलब जो थ्योरी पढ़ाए थे उसके जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने क्वेश्चंस पूरा पूरा अटेम्प्ट कर लिया। अब अगला क्वेश्चन सर पढ़ाएंगे तो अगले दिन उसका क्वेश्चन वहां पे कर लिया जाएगा। या आपके एप्लीकेशन में भी क्वेश्चन है हर एक चैप्टर के, कम से कम 100-50, जैसे छोटे चैप्टर है तो 70 क्वेश्चन है, बड़े चैप्टर है तो 100, 150, 200 क्वेश्चन है आपके एप्लीकेशन में। तो कम से कम ये चीज तैयार हो जाएगा। दूसरी बात उसने कही कि क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करिए, और मैं बार बार आपको कहता हूँ कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे जितना करोगे, हर चीज थ्योरी में आपको कभी कहीं नहीं मिलेगी। तो कभी कभी हमारा क्वेश्चन जो होता है, जो थ्योरी होता है वो क्वेश्चन से बन के आ जाता है। जैसे कोई भी एक ऐसा छोटा सा टॉपिक अगर ले लिया जाए, जैसे मैंने आपको बताया कि अल्सक और विसूचिका, तो आप विसूचिका का क्वेश्चन आपका गलत हुआ तो आप विसूचिका का टॉपिक खोलिए, आप क्वेश्चन आपका गलत हुआ, और क्वेश्चन टू थ्योरी का कॉन्सेप्ट बताइए कि क्वेश्चन हुआ तो क्वेश्चन के बाद से आप कहाँ गए, थ्योरी पे। तो आप जहाँ विसूचिका पढ़ रहे थे ऊपर थोड़ा सा हमारे पास अलसक पढ़ लिया, वहीं पे हमने आपको लिखा दिया था कि माधव निदान के अनुसार विसूचिका उपद्रव 5 होते, वो भी आपको याद हो गया। विलंबिका का वर्णन जो किया है वो कौन किया है, सुश्रुत ने किया, ये भी आपको वर्णन। तो ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए आपकी थ्योरी से लेके कहाँ जाने पे क्वेश्चंस के। तो कभी कभी चीजें क्वेश्चन से बहुत अच्छा से थ्योरी भी आपका तैयार हो जाता है। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। हाँ ठीक है। एक और क्वेश्चन है कि क्या चरक और सुश्रुत पढ़ लेने के बाद अष्टांग हृदय पढ़ना जरूरी है, रोहित कुमार का क्वेश्चन। बिल्कुल, अष्टांग तो कंपल्सरी है पढ़ना। उसमें ये है कि सूत्र स्थान तो पूरा बॉस आपको बुक से ही पढ़ाएँगे। अदर जो स्थान है उसके आपको बुक्स नोट्स बॉस प्रोवाइड करते हैं, उनको आप उनसे पढ़िए। अष्टांग से भी काफ़ी क्वेश्चन्स आते हैं, हर साल 10 या 12 क्वेश्चन्स का वेटेज रहता है, तो उसको तो आपको रीड करना ही है। पीजी प्रिपरेशन के टाइम आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते, जितना भी आपको बॉस ने पढ़ाया है, जितना भी बॉस ने प्रोवाइड किया है, जो कुछ भी आपके नोट्स में अवेलेबल है, लाइन टू लाइन वो तो आपको रीड होना ही चाहिए। संहिता आप सब्जेक्ट फिर भी छोड़ सकते हो, पर संहिता तो आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। चरक और सुश्रुत को आपने जितना टाइम दिया है, उनको जितना समझा है, उनको जितना लर्न किया है, उतना ही आपको अष्टांग को करना है। अष्टांग हृदय को तो आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, स्किप तो किसी को करना ही नहीं है। अगर आपको अच्छी ब्रांच चाहिए, अच्छा आपको सिलेक्शन चाहिए, तो स्किप कुछ भी नहीं करना, और मेनली संहिता तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। जैसे-जैसे विवेक बॉस पढ़ाते हैं, आप ऐसे पढ़िए, बुक से पढ़ाते हैं, तो आप बुक खरीदिए और उनसे पढ़िए। तो कुल मिला के वही है कि अष्टांग का वेटेज आपको भी दिख रहा है, और लगातार 4-5 सालों से 10 क्वेश्चन का वेटेज आपके पास रहता है।
ठीक है। जी। तो वो हम नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। एक बच्चे का क्वेश्चन है कि बॉस जो टॉपिक चल रहा है उसके अलावा जो हो चुका है उसका रिवीजन कैसे किया जाए। हाँ, ये काफ़ी ज़रूरी है बिकॉज़ जो चल रहा होता है करंट में, वो अपने को याद रहता है बिकॉज़ अपन बॉस की लाइव क्लासेस सुनते हैं, लाइव क्लास लेते हैं। बॉस खुद भी 3 से 4 बार बोल देते हैं, अपन भी उसको पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट डे भी अपन की बॉस अगली क्लास लेंगे, तो अपन उस टॉपिक को पढ़ के जाते हैं। तो करंट तो अपने को याद रहता है, पिछला वाला भूलता है, वो सबको भूलता है। वो मुझे भी भूलता था, आपको भी भूलेगा। उस गीता को पढ़िए, पिछला वाला भी आपको साथ में लेके चलना है। उसमें ये है कि आप जैसे अगर पूरी-पूरी संहिता नहीं पढ़ सकते, जितना जैसे कि अगर बॉस जैसे हमें विमान पढ़ाते थे, तो मुझे ये लगता था कि मेरा सूत्र मैं भूल गई, वो मेरा छूट गया। तो उसमें ये होता है कि आप सूत्र स्थान के जो बहुत ज़्यादा हाइलाइट टॉपिक्स है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो आप पढ़िए। उनके आप मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस लगाइए। जो वीक एरियाज है उनको आप बार बार पढ़िए। अगर पूरी पूरी संहिता आप नहीं पढ़ पा रहे बट जो मेन टॉपिक्स है क्योंकि सूत्र स्थान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसको आप साथ में लेके चलिए। अगर आप जैसे इतना भी नहीं कर पा रहे, पूरी थ्योरी अगर आप नहीं पढ़ पा रहे तो एटलीस्ट उसके क्वेश्चंस तो लगाइए, हर चैप्टर के क्वेश्चंस लगाइए। हर वीक एरियाज है उनको आप पॉइंट डाउन कीजिए, आप उनको पढ़िए। जो आपने ए4 साइज चिपकाया है, जो स्टिकी नोट्स आपने लगाए हैं हर पेपर के अंदर, आप उनको पढ़िए। अगर आप उनको भी साथ लेके चलेंगे, अगर आप उनको पढ़ेंगे तो आपको ये रहेगा कि हाँ मैंने बिल्कुल नहीं छोड़ा है, कंप्लीट नहीं है, मैं कुछ ना कुछ डेली देख रही हूँ। डेली 10 मिनट आप उनको देखिए तो ये सही रहेगा। इससे आपका ये है कि पीछे का भी आप साथ में लेके चलेंगे तो ये नहीं रहेगा, आप उसमें डिप्रेस नहीं होगे कि यार मैं पीछे का भूलती जा रही हूँ, मैं क्वेश्चंस नहीं लगा रही हूँ। तो वो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पीछे का भी आपको साथ में लेके चलना है। उसमें ये है आप इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़िए, क्वेश्चंस लगाइए। जो आपका वीक एरिया वो आपको लगेगा कि ये क्वेश्चंस तो मुझे आता है यार, ये टॉपिक तो मुझे आता है, बट फिर भी आप मल्टीपल टाइम क्वेश्चंस लगाइए, उसको बार बार पढ़िए। तभी वो आपको अच्छे से याद हो पाएगी और आपको ये नहीं रहेगा कि यार मैं भूल गया, मेरा पीछे का छूट रहा है। तो इस वजह से आप उनको भी साथ में लेके चलिए। ओके। हाँ, कुल मिला के इनका कहने का मतलब यही है कि अगर आपका जो करंट टॉपिक है उसके साथ साथ हर एक चीज को आप रिवाइज नहीं कर सकते हो। जैसे सूत्र स्थान के बहुत सारे ऐसे चैप्टर है जो आपको एकदम टिप ऑफ द टंग है। जैसे 9th नंबर का चैप्टर है, चिकित्सा के 4 पाद हैं, चारों पाद के 4 4 गुण है, वो सब आपको याद है। तो उसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपको रिवीजन की जरूरत कहाँ है, नौ बेगान धारणी है, जैसे महाकसाय वाला चैप्टर। ये आपको हर एक हफ्ते पे इसको रिवीजन करते रहना है। और कैसे रिवीजन करना है, जैसे इन्होंने बताया भी कि अगर अगर आपने पढ़ा होगा तो स्टिकी नोट्स लगाए होंगे, या एक छोटे छोटे पेपर्स में जो छोटा नोट्स हम लोग कंपाइल कर देते हैं, उसको बार बार आपको पढ़ना चाहिए। तो ऐसे करंट के साथ पिछला आपका रिवाइज हो सकता है। पूरा किसी को नहीं हो सकता, वो हम भी अपने टाइम पे जब पढ़ाई करते थे तो हम आगे का पढ़ते थे तो लगता था पीछे का भूल रहे, लेकिन हमारी एक सब कॉन्शियस मेमोरी होती है, उसके अंदर सब फिट होता है। जैसे क्वेश्चंस आते हैं ना और ऑप्शन दिखते हैं ना, तो सारे आंसर आपके दिमाग में चलना शुरू कर जाते हैं। तो ऐसे इस चीज को हम लोग कर सकते हैं। और हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज ऐसा है कि अगर आप विमान स्थान पढ़ रहे हो तो सूत्र स्थान का टेस्ट चल रहा है, अगर आप निदान स्थान पढ़ रहे हो तो आपको शारीर स्थान का टेस्ट चल रहा है। तो एक ही टेस्ट को बार बार घुमा घुमा के दिया जाता है कि आपके साल भर आपके साथ ना टच में सारा सिलेबस एक साथ रहे, है ना। क्योंकि एक ही चीज को आप देख रहे हो कि एक छोटे सेमी माइनर में टेस्ट होता है, माइनर में टेस्ट होता है, सेमी मेजर होता है, फिर मेजर होता है, मतलब एक ही टॉपिक के 4 टेस्ट होते हैं, उससे बाहर क्वेश्चंस नहीं बन सकते। ठीक है। तो एक और क्वेश्चन है कि आपने कुल कितने क्वेश्चन एआईपीजीटी में अटेम्प्ट किए थे और कितने सही हुए, कितने गलत हुए, वो तो बता दो। मैंने टोटल 111 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, उसमें से मेरे हम्म। 100 करेक्ट थे। तो हम्म। उस हिसाब से मैक्सिमम क्वेश्चंस बेसिक। आपको अटेम्प्ट करने चाहिए। बॉस ने मुझे लास्ट टाइम भी यही बोला था, उससे अभी भी बॉस ने यही बोला था कि तुम मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, उससे आपकी इफिकेसी बढ़ती है, क्वेश्चंस सही होने के चांसेस भी होते हैं, इससे आपके नंबर अच्छे बैठते हैं। तो आप मैक्सिमम ये आप तभी कर पाओगे जब आप बहुत अच्छे से बॉस के सारे क्वेश्चंस लगाओगे, मॉक लगाओगे लास्ट डे तक। बॉस की जब हमारा एग्जाम था 6 जुलाई को, तो 4 जुलाई तक हमारे मॉक टेस्ट हुए थे, लास्ट तक हमने सारे मॉक टेस्ट दिए। मैं एक भी टेस्ट मिस नहीं करती थी। जितने क्वेश्चंस आप कर सकते हो
गोविंद पारिक को आप ये नहीं कि आपने एक ही बार किया, आपको अगर टाइम मिलता है तो आप उसको 2 से 3 बार कीजिए। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकती है वो कीजिए, तभी आप जाके मेन एग्ज़ाम में इतने क्वेश्चन्स अटेम्प्ट कर सकते हो। नहीं तो आप इतने क्वेश्चन्स लगा नहीं पाओगे, इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा नहीं, क्योंकि सिली मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होती है। ये लगता है कि यार ये भी गलत हो जाएगा, मेरे माइनस में चले जाएँगे मार्क्स। तो वो जो आएगी आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आप इतने तक जा पाओगी वो भी बहुत बड़ी बात है। आपको 120 क्वेश्चंस कंप्लीट रीड करना है, वहाँ तक पहुँचना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पहले ही ड्रॉ बैक कर जाते हैं। वो सोचते हैं कि बस 100 कर लिए, इतने काफ़ी है, इतने में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। बट ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, इसके लिए आपको पूरा 120 क्वेश्चंस तक तो जाना है। उसमें आप ये है कि 100 प्लस या 110 प्लस तो आपको रखने ही चाहिए, तो ही आप बहुत अच्छी रैंक ला सकते हो। ये एक बहुत अच्छी बात है कि मैक्सिमम क्वेश्चन और मैक्सिमम एक्यूरेसी, जिसको मैं साल भर यही आपसे चिल्लाता हूँ कि मैक्सिमम अटेम्प्ट विथ मैक्सिमम एक्यूरेसी का एक कॉन्सेप्ट अपने यहाँ चलता है कि आप क्वेश्चंस करिए। जरूरी नहीं है कि मॉक टेस्ट जो भी आपका जो टेस्ट हो रहा है उसमें हर सारे क्वेश्चन सही हो, बट हाँ, अगर आप मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की आदत डालते हो तो ये चीजें आगे चल के फायदा करता है आपका। जो क्वेश्चन आंसरिंग का पैटर्न है, मैंने आपको बार बार बताया कि हमेशा चार ऑप्शन में आपको दो ऑप्शन काटना आना चाहिए कि भाई ये दोनों तो नहीं हो सकते। और 50% में आपको, अगर ऐसे ही क्वेश्चंस में जो आपको डाउट है उसमें आपको 50% वाले काट देने हैं, दो क्वेश्चन और दो आंसर काट के दो लगाने पे हमारा सही होगा। ऐसे करने से एट लास्ट सब कुछ सही रहता है, तो हमारा क्वेश्चंस का नंबर जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। जैसे कि मैं आपसे बार बार बताया हूं कि मैंने अपने 10 करीब में 10 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके आंसर की चेक किए थे। मतलब मैं खुद अपने हाथों से आंसर की चेक किया था, इवन मैंने पूजा का भी किया था। है ना पूजा, बताओ। तो यस, किसका भी बॉस किया ने ही किया था, बिकॉज़ मैंने जो की थी मैं उसमें थोड़ा मार्जिन भी कम लेके चल रही थी, 10 से 20 का। बॉस ने ही किए थे, जब फाइनल आंसर की आई तब भी बॉस ने ही किए थे काउंट। तो जब इसका था, और इसी की एक रूममेट डॉक्टर आस्था अग्रवाल, जिसका ऑल इंडिया रैंक 17 है, दोनों का मैंने एक साथ चेक किया था। और इसके 111 क्वेश्चंस में 11 क्वेश्चन जो कि गलत थे। तो मैं आपसे बार बार कहता हूँ, जब एक टॉपर ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट स्टूडेंट के 10 क्वेश्चन 11 क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं, तो 15 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज, मैंने एग्जाम से पहले भी बोला था, एक दिन क्लास में पहले ही बोला था कि आपके 15 क्वेश्चन तो ऑन एन एवरेज गलत होने ही होने। और अभी तक की 4 साल की हिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट मार्क्स था 389। और मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप इस बार 400 के पार निकालेंगे। और मैं पहले भी बोला था कि मैक्सिमम नंबर हम अपने क्लास से देंगे। पूछा एक क्वेश्चन है कि मॉडर्न जो आया था और जीएस जो जीके, उसके लिए जी। क्या करना चाहिए बेसिकली। जीके के लिए यही है कि आप जो भी आयुष की अपडेट है उसको आप पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए कि क्या आयुष ने आज लॉन्च किया है क्या नहीं किया है, उसके लिए आप अपडेट रहिए। आप अपने यूट्यूब चैनल से कहीं से भी पढ़ सकते हैं। बॉस ने भी लास्ट टाइम हमें आयुष जीके के नोट्स भी प्रोवाइड किए थे, वो भी मैंने पढ़ा था, बट उसके अलावा भी मैंने एक्स्ट्रा एफर्ट किया था। पूरी जीके के जितने भी वीडियोस थे, जो भी 2020 से लेके 2024 तक जितनी भी जीके थी, जितना भी आयुष जीके था, उसका जितना भी मैटर था, जो मेन मेन पॉइंट्स थे, जो टॉपिक्स थे कि क्या कब लॉन्च हुआ है, कौन क्या हुआ है, पूरी आयुष जीके मैंने खुद से पढ़ी थी। उसके मैंने अपने अलग से नोट्स बनाए थे, मैं उनको कंटिन्यूअसली रिवाइज करती थी, तभी जाके वो मुझे लर्न हुए। बिकॉज एक बार पढ़ने से जीके याद नहीं होती है, तो उसके लिए तो आपको खुद को ही अलग से एफर्ट करना पड़ता है। बॉस भी पढ़ाते हैं, बट आपको बहुत अच्छी रैंक चाहिए तो उसके लिए आपको खुद भी एफर्ट करना पड़ेगा। बॉस के साथ साथ आपको भी थोड़ा एडवांस होके, थोड़ा एक्स्ट्रा होके पढ़ना पड़ता है कि नहीं मुझे ये भी पढ़ना है, मैं ये टॉपिक नहीं छोड़ सकती, ये नहीं छोड़, ये तो पूरा करना है। तो मैंने खुद से अलग से नोट्स बनाए थे। जीके को तो मैंने ऐसे ही मेंटेन किया था, यूं नहीं है कि आप पूरे साल लेके चलो, पूरे साल तो आप अपडेट रखिए कि क्या क्या हो रहा है। लास्ट के 1 मंथ में मैंने जीके के यूट्यूब से वीडियो सुने, फिर मैंने नोट्स बनाए, एंड मैं लास्ट डे तक मैंने उनको पढ़ा था। और मॉडर्न का ऐसा है, जो बॉस के नोट्स में है वो मोर देन सफिशिएंट है। इसमें ये होता है कि मॉडर्न के क्वेश्चंस, काफ़ी क्वेश्चंस तो बॉस के नोट्स से निकलते ही हैं। और अगर आपने यूजी लेवल पे, यूजी बेसिस पे आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, अगर वो क्वेश्चंस आपने देखा है, आपने अगर सुना भी है, तो वो आपको वहाँ पे याद आता है, वो आपको क्विक वहाँ पे पता चल जाता है। मॉडर्न क्योंकि आप कहीं से भी पढ़ो, वो आएगी। अगर आपने कहीं सुना है, कहीं देखा है,
तो आपको याद आएगा, वरना ये नहीं है कि आप उस क्वेश्चंस को कर पाओगे। उस क्वेश्चंस का मॉडर्न का इतना ही है, बॉस का जो वेटेज है, बॉस जो जीपी से पढ़ाते हैं, बॉस ने जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स नोट्स में लिखे हुए हैं, और भी आप कहीं से अगर लिख सकते हो, आपको आती है मॉडर्न, कहीं से आपको कोई पॉइंट्स मिलते हैं, तो आप उनको नोट डाउन कर सकते हो। पर मॉडर्न का तो यही है कि जितना बॉस पढ़ाते हैं वो सफिशिएंट है, उससे बाहर जाने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है। ये एक मैं बात पूजा के बाद से मैं बहुत सहमत हूँ कि आपकी यूजी की पढ़ाई मॉडर्न बहुत से अगर देखा जाए कि अगर आपने यूजी बेसिस पे अपने फाइनल ईयर फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक कभी ना किसी न किसी चीज को पढ़ा होगा, तो वो रिकॉल होती है बार बार। मैंने कई बार ऐसे भी एग्जाम्पल दिए आपको, लाइव क्लास में भी बताया कि मॉडर्न का सिलेबस कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। जैसे कि अगर आपको काय चिकित्सा पढ़ना है, तो काय चिकित्सा में क्या आप डेविडसन उठा के पढ़ लोगे? कोई कोचिंग आपको नहीं पढ़ा पाएगी। जैसे कि अगर आपको साला के पढ़ना है, तो आप डिंगरा पढ़िए, ऑप्था खुराना का पढ़िए, तो इतना पॉसिबल नहीं। तो जितना चीजें आपको दी गई है ना, ये मोर देन सफिशियंट है आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट में जितना दी गई, इसको पहले कर लो। इसके बाद से इन्होंने कहा कि और आपको क्वेश्चन मिलते हैं, वो क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे? जैसे कि आप गोविंद पारिक क्वेश्चन कर रहे हो, और गोविंद पारिक क्वेश्चन करते टाइम पे आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं जो आपके नोट्स में नहीं है। तो आपके नोट्स में हर एक नोट्स के एक पीछे एक पेज सादा लगा होता है, ब्लैंक पेज लगा होता है, उसको उठा के वहां पे लिख लो, और जब वो थ्योरी पढ़ना स्टार्ट करना तो वो भी पढ़ लिया करना। तो ये होता है क्वेश्चन टू थ्योरी पे जाना। उससे क्या करोगे, आपको उसको नोट डाउन कर लोगे, भाई ये आया था, ये मुझे याद नहीं था, मैंने इसको लिख लिया। तो ये दो बड़ी चीजें हैं मॉडर्न के लिए कि आपका यूजी लेवल अच्छा होना चाहिए। और दूसरा हमारे पास एक पॉइंट बनता है कि क्वेश्चंस टू थ्योरी पे जाइए, कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिल जाते हैं जो हमें नहीं आता है, उसको हम अपने बुक में, जैसे सर्जरी का कुछ टॉपिक है जो हम हमारे नोट्स में नहीं था, उसको हमने लिख लिया। क्योंकि पढ़ाना तो देखो भाई बहुत मुश्किल है, पूरा सिलेबस 4 साल का सिलेबस को आपको 1 साल में पढ़ाना है, और आपको आयुर्वेद भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, तो वो ज्यादा मुश्किल है मॉडर्न का पढ़ना। हमारे पास आयुर्वेद है, हम आयुर्वेद से सिलेक्शन ले सकते हैं, बहुत अच्छी रैंक आ सकते हैं। दूसरी बात इन्होंने कहा जीके से रिलेटेड, तो मैंने भी जीके का नोट्स प्रोवाइड किया था। लास्ट ईयर जो 6 क्वेश्चन आए हैं, उसमें से 3 से 4 क्वेश्चन जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किया था उसी में से थे। और इनका कहना ये है भी है कि ठीक है, जो आयुष का अपडेट है उसके लिए तो यूट्यूब है और गूगल है, वो सबके लिए है। वो मेरे लिए नहीं है, ना पूजा के लिए है, ना आस्था के लिए है, ना श्रेया श्रीदास के लिए, किसी के नहीं है। वो सबके लिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस पे क्या सर्च करते हो। आप इंस्टा का रील चलाते हो कि आप अपने नोटिफिकेशन के लिए आयुष जीके का अपडेट रखें। बार बार मैंने कहा, इंस्टा पे पेज है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का, यूट्यूब पे चैनल है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का, आप उसको सर्च करिए, वहां पे देखिए, आपको आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो जो जो अपडेट होती है रहती है वहां से मिल जाएंगे। हर एक टेस्ट में आपके 5-5 क्वेश्चन में अपडेट से रिलेटेड डालता रहता हूँ, तो इससे आपकी तैयारी हो सकती है। तो इसका इफर्ट आपके हाथ में ही है, बहुत ज्यादा लिमिटेड चीजें हैं। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, सीसीआई सॉरी एनसीआईएसएम है, इन दोनों को फॉलो कर लो, इनके जो अपडेट आते रहते हैं आपको मिलते रहेंगे, तो इससे आपके काम चल जाएंगे। तो ये मॉडर्न का और आपका जीके का है। इसके लिए कहीं माथा पच्ची नहीं करना है आपको, बस और बस अपना कोचिंग का जो मटेरियल है उसको पढ़ना है, और जस्ट आपको अपडेट रहना है इंस्टाग्राम से और आपके यूट्यूब चैनल से, जो भी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का है, और वहां से सब कुछ अपडेट रहता है, वो लोग खुद खुद ही अपडेट कर देते हैं। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और मॉडर्न के लिए आप यूजी में पढ़े हो तो अच्छी बात है, नहीं तो जितना आपको पढ़ा है वो मोर देन सफिशियंट है, उतना आपको हमेशा आना चाहिए। ठीक है। अच्छा, जस्ती कह रही हैं कि मैम गोविंद पारिक के सिर्फ क्वेश्चन ही लगाए थे आप, की स्टार्टिंग के नोट्स भी पढ़े हैं? पूरी गोविंद पारिक तो मैंने नहीं पढ़ी है, क्योंकि बॉस ने काफी अच्छे से कंपाइल करके नोट्स में पढ़ा रखा है, और वो आप समझ भी नहीं सकते। उसमें इतना कुछ लिखा है कि आप कहाँ तक पढ़ोगे, आपको समझ में भी नहीं आया। बॉस ने सारा कुछ इजी फॉर्म में करके, टेबल फॉर्म में करके, उसको अच्छे से मेंटेन करके, बॉस ने सब कुछ नोट्स में प्रोवाइड किया हुआ है। तो इससे अच्छा बेटर है आप बॉस के नोट्स को रीड कीजिए, आप उन्हीं को मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए। आपको अगर उतना याद होता है तो वो सबसे बड़ी बात है। स्टार्टिंग के 80 पेज आप पढ़ सकते हो, बट वो आप अगर स्टार्टिंग में पढ़ोगे तो कोई मतलब नहीं है, बिकॉज उसमें ये होता है कि उसमें कंपेरेटिव स्टडी है, हर आचार्य के अकॉर्डिंग सब कुछ उसमें दिया हुआ है। उसको आप तभी टच कीजिए, तभी पढ़िए जब आपने सारी संहिता पढ़ ली,
वो आपको बहुत अच्छे से याद है, उसमें आपने टाइम दिया है, आपके टिप्स पे है और संहिताज के क्वेश्चंस सही हो रहे हैं आपको, आपने सारे टेस्ट दे चुके हैं, आपकी 2 से 3 बार मिनिमम आपकी संहिता रिवाइज़ हो चुकी है। लास्ट टाइम पे आप उन 80 पेजेस को पढ़िए, वो बॉस भी पढ़ाते हैं, आप उनको खुद से भी पढ़ सकते हैं। कंपैरेटिव स्टडी करने का मज़ा तभी आएगा जब आपको सब कुछ याद होगा, तो ही आपको अच्छा लगेगा। अगर आप अभी से 80 पेजेस को उठाते हैं, स्टार्टिंग के 80 पेज अगर आप पढ़ते हैं, अगर आप पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा, आपको ये लगेगा कि यार ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता। फिर आप उसको रटना शुरू करोगे, आप उसको फ़ोर्सफुली याद करने की कोशिश करोगे। इससे अच्छा है कि पहले आप संहिता पढ़ो, वो आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। संहिता अगर आपको अच्छे से याद है, सारे आचार्य के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ है, जैसे कि धूम्रपान है, धूम्रपान के वेद सब आचार्य ने अलग-अलग बताए हैं। तो आप अगर संहिता पहले पढ़ोगे, फिर आप 80 पेजेज़ पे जाओगे, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, तो आपको समझ में आएगा, आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा, इंटरेस्ट आएगा, तो आपको ये नहीं लगेगा कि यार ये मुझे नहीं आता है। तो आपको स्टार्टिंग में तो बिल्कुल भी टच करने की ज़रूरत नहीं है, जब आपका कंप्लीट सिलेबस हो जाता है, जब आप रिवीज़न कर रहे हो अच्छे से, तब आप उसको अपन साथ में ले सकते हैं। और उसमें भी ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में आप सारा पेज पढ़ डालें, पूरी आपने जीपी के 80 पेज पढ़ डालिए। आप डेली का टारगेट फिक्स कीजिए कि मुझे 4 पेज पढ़ने हैं, मुझे मिनिमम 3 से 4 पेज या 4 से 5 पेज पढ़ने हैं, बस इतना ही टारगेट रखिए और उसको तब आप पढ़िए तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा और एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, जो-जो मैंने पढ़ा है, वो मुझे याद है, तो आपको अच्छा लगेगा। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैंने बहुत बच्चों को ये देखा है कि बहुत बच्चे मैसेज करते हैं कि सर पारी के 80 पेज पढ़ लें, कुछ क्वेश्चंस आ जाएंगे। हाँ, नो डाउट, वहां पारी के स्टार्टिंग के 80 पेज से आपको 10 से 15 क्वेश्चन हर साल मिलते हैं। बट वो कब पढ़ा जाता है, जैसा इन्होंने बताया कि पहले एक बार हम चरक सुश्रुत वाग्भट पढ़ तो लें। हम चरक पढ़ के अगर पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो उसमें सुश्रुत का भी दिया है, वाग्भट का भी दिया है, सारंगधर का, भाव प्रकाश का भी दिया है। तो एक ही इंसान कितना रट सकता है? और सोचो, मान लो एक पेज रट सकता है, 2 पेज रट सकता है, पूरा 80 पेज कैसे रट पाओगे? तो इनका भी कॉन्सेप्ट सही है, और मैंने भी आपको हमेशा यही गाइड किया है कि हाँ, कि हमें एक थ्योरी हमारी क्लियर हो जाए, चरक सुश्रुत और वाग्भट, कम से कम ये 3 चीजें क्लियर हो जाए, तब जब आप पढ़ोगे तब आपको कंपैरेटिव में मजा आएगा। और नो डाउट 10 क्वेश्चन वहां से हर साल आते हैं। और कहाँ से आएंगे? वही संहिता है, उसी को फोल्ड करके एक पास में लिख दिया गया, कंपाइल करके। ठीक है। तो ये चीजें करना चाहिए, और आपको जब दिसंबर से या जनवरी स्टार्टिंग से इसको काम को करना चाहिए। विकास कुमार पूछते हैं कि मॉक टेस्ट और मेन एग्जाम पैटर्न में आपको क्या डिफरेंस लगा, या सेम पैटर्न था? ये कभी फील ही नहीं हुआ वहाँ पे एग्जाम हॉल में कि हम अलग से क्वेश्चंस दे रहे हैं। हमेशा यही रहता था कि ये लगता था कि मैं विवेक बॉस का ही मॉक टेस्ट ही लगा रही हूँ, क्योंकि बॉस का जो क्वेश्चंस का पैटर्न था वो बहुत अच्छा था। न बहुत ज़्यादा ईज़ी ही नहीं रहता था, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं रहता था। बॉस पेपर जो क्वेश्चंस पैटर्न है मीडियम रहते थे, काफ़ी अच्छे रहते थे। बॉस हर क्वेश्चंस को हर फॉर्म में दे सकते थे, जैसे भी वो बनता है, ट्रू फॉल्स में, असरेशन रीजन के अंदर, मिलाने के क्वेश्चंस में, हर फॉर्म में बॉस उस क्वेश्चंस को देते हैं। तो लास्ट तक आते-आते अपनी इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है कि अपन लगा पाते हैं। मुझे पिछले साल भी नहीं लगा, इस साल भी नहीं लगा। पैटर्न बॉस का बहुत अच्छा रहता है। जिस बॉस लेंदी नहीं डालते हैं, बहुत सारी कोचिंग्स में ये होता है कि बहुत ज़्यादा लेंदी डाल देते हैं, तो लास्ट टाइम पे बच्चा स्टूडेंट डिप्रेस्ड हो जाता है कि यार मुझे तो कुछ भी नहीं आ रहा है, मेरे मार्क्स नहीं बढ़ पा रहे हैं। पर बॉस का क्वेश्चंस पेपर बहुत अच्छा रहता था, मेरा हमेशा 300 प्लस रहता था, हमेशा मैं टॉप 10 में रहती थी। बॉस का पैटर्न बहुत अच्छा है क्वेश्चंस का, बिकॉज अपन अगर शुरू से क्वेश्चंस लगाते हैं तो अपने को आइडिया हो जाता है लास्ट तक कि किस हिसाब से क्वेश्चंस आने हैं, किस एरिया से क्वेश्चंस आने हैं। बॉस हर चीज कवर करते थे, हर टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलते थे। इस साल का जो पेपर था, मतलब ऐसे नहीं कह सकते बहुत ज्यादा इजी था, बहुत ज्यादा हार्ड था, बट काफी अच्छा था। बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज थी बॉस के जो लास्ट के मॉक थे, उससे वो काफी सिमिलर था, उसी टाइप के पैटर्न से। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चंस भी थे, बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस भी थे और मीडियम क्वेश्चंस भी थे, तो बॉस का जो पैटर्न है वो बहुत सही है। मुझे यही लगा था कि मैं बस बॉस का मॉक टेस्ट ही दे रही हूँ, मुझे ये नहीं फील हुआ कि क्वेश्चन पेपर अलग है बिल्कुल। जैसा इन्होंने कहा कि मॉक टेस्ट मैं एग्जाम के पहले भी बच्चों को बताया था, कम से कम 50 मॉक टेस्ट मैंने कराया था। 50 मॉक टेस्ट डेली बेसिस पे, हर डे मॉक टेस्ट हुआ करता था।
और एग्जाम देने के बाद भी बच्चों को बहुत रिस्पॉन्स आया कि बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो कि एकदम वही क्वेश्चन आए थे जो आपके टेस्ट में थे। तो मॉक टेस्ट से तो बहुत फायदा इस तरह का होता है कि आपके अंदर का जो डर होता है ना वो खत्म हो जाता है। मैं कहता हूँ ना कि अगर आपने एक टेस्ट छोड़ा ना तो आप अगला टेस्ट नहीं दे पाओगे, आपको डर लगेगा। लेकिन वही होता है ना कि बच्चे अगर इतने मॉक टेस्ट दे देते हैं ना तो जब एग्जाम में बैठते हैं ना तो उनके अंदर क्या होता है कि डर नाम की चीज होती है खत्म हो जाती है। ठीक है। भावना शर्मा पूछ रही है कि बॉस गोविंद पारिक में कौन से ईयर से पेपर सॉल्व करने हैं या पूरी करनी है। इसमें ऐसा है कि अगर अपने पास टाइम है तो आप पूरी भी कर सकते हैं। मुझे जैसे सबने बोला था मैंने लगाए थे, मैंने 2010 से शुरू किए थे, उससे लेके मैंने बाद के सारे क्वेश्चंस किए थे। बट जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम 1 साल तक एलिजिबल नहीं थे, फिर नेक्स्ट ईयर हमने वापस से इस साल 2024 में एग्ज़ाम दिया। तो मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम था, तो मैंने तो 2000 से ही शुरू किए पेपर लगाना। बिकॉज़ उसमें ये होता है कि जो बीएचयू के पेपर है, एनआईए के पेपर है, उनमें क्वेश्चंस का पैटर्न अच्छा है। उसमें उनमें मॉडर्न्स के क्वेश्चन काफ़ी है, तो वो मॉडर्न के क्वेश्चंस जब अपन लगाते हैं तो थोड़ा अपने को आता है, थोड़ा अपने को कॉन्फिडेंस भी आता है और अपनी इच्छा करती है कि अपन और मॉडर्न पढ़े और अपन मॉडर्न के क्वेश्चंस लगाए। उनका जो पेपर का पैटर्न है वो काफ़ी अच्छा है। वैसे तो आप अगर अभी लगाते हैं तो 2010 से शुरू कीजिए, उसके बाद के आप सारे पेपर लगाइए। बट मेरे पास काफ़ी टाइम था तो मैंने 2000 से ही शुरू किया था। और इसमें स्पेशली अगर आप सारे भी नहीं करते हो तो जो बीएचयू के पेपर है, अय्या के पेपर है, एनआईए के पेपर है, उनको आप लगाइए, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस अच्छे मिलते हैं आपको। उसमें जो भी आपको नया पॉइंट मिलता है आप उसको नोट डाउन कीजिए, उसको आप याद कर लीजिए एज इट इज। जो भी आपको डाउट्स आते हैं उनको आप रखिए अलग से, बॉस से डिस्कस कीजिए, बट क्वेश्चंस आपको लगाने हैं कंप्लीट। प्रियंका नागर का क्वेश्चन है कि मैम आपने टाइम टेबल कैसे बनाया था रिवीजन के लिए, जब वीकली टेस्ट होते थे रिवीजन स्ट्रेटजी कैसे बनाया, सब साथ साथ रिवाइज होता जाए। वीकली टेस्ट का ऐसा है कि अपने पास एक टारगेट फिक्स होता है कि 1 से 8 का अपना आज टेस्ट है इस संडे को, या 1 से 5 चैप्टर का टेस्ट है। तो एटलीस्ट उस वीक में ये होता है कि अगर अपन और कुछ भी नहीं पढ़े तो वो तो अपने को पढ़ना ही है। इतना तो अपने को करना है कि उसको अपन इतनी बार पढ़ ले कि कब बॉस टेस्ट डाले। हमें तो, मेरे साथ ये होता था कि हर संडे को मुझे ये वेट रहता था कि बॉस कब टेस्ट डालेंगे और मैं कब टेस्ट दूंगी। आपको जो डेली रेगुलर में जो चल रहा है बॉस के साथ साथ, वो तो आपको पढ़ना ही है। उसके साथ जो भी आपको टारगेट मिला, वीकली जो टारगेट होता है, उसके लिए आप शुरू से प्रिपरेशन कीजिए मंडे टू सैटरडे तक, फिर संडे को अच्छे से टेस्ट दीजिए, फिर इवनिंग में आराम से टेस्ट होने के बाद आप घूमिए। ऐसा भी नहीं है कि आपको एनी टाइम पढ़ना ही पढ़ना है। पढ़ने के साथ साथ आपकी जो भी एक्टिविटीज है, जो भी आपको पसंद है, आप वो भी कीजिए। थोड़े टाइम आप बाहर जाइए, जो भी आपको मूवीज वगैरह पसंद है आप हर संडे को मूवीज देखिए। बिकॉज मैं तो देखती थी, मैं देखने भी जाती थी बाहर। और इसको शेड्यूल को ऐसे ही सेट करना है कि अगर आपके पास एक टारगेट फिक्स है कि इतने चैप्टर्स तो बॉस देंगे, तो इसको तो आपको कंप्लीट करना है। इन चैप्टर्स को आपको अच्छे से पढ़ना है। इन चैप्टर्स के जो भी एप्लीकेशंस पे क्वेश्चंस है उनको आपके पास लगाना है। और भी जो आपके पास बुक है आप उससे भी क्वेश्चंस लगाइए। तो उसको तो आपको कभी मिस नहीं करना है। जो वीकली का आपको टारगेट है उसको आपको पूरा करना है, बहुत अच्छे से करना है, और कभी भी आपको टेस्ट मिस नहीं करना है। आप कब तक भागोगे टेस्ट से? अगर आप टेस्ट नहीं दोगी तो ये डर हमेशा बना रहेगा। आप सोचोगे कि नहीं मेरी तैयारी नहीं है, मेरी तैयारी कम है। तैयारी कभी किसी की पूरी नहीं होती। मेरा भी थोड़ा थोड़ा कुछ छूटता था, तो वो लास्ट डे तक चलता रहता है। जितना आप कर पा रहे हो, जरूरी नहीं है जितना सिलेबस आ रहा है आप उतना कंप्लीट कर पा रहे हो। जितना हो पा रहा है टेस्ट दीजिए। छूट जाता है कोई दिक्कत नहीं है, बट आप टेस्ट मत मिस कीजिए। टेस्ट देना बहुत ज्यादा नेसेसरी है। ये टेस्ट मैं कभी मिस नहीं करती थी। ये बहुत ज्यादा एसेंशियल पार्ट है कि अगर आप टेस्ट दोगे लास्ट तक तो आपके पास एक बर्डन नहीं होगा। आपको नेक्स्ट वीक ये फील नहीं होगा कि यार मुझे वो भी पढ़ना है। मुझे इससे अच्छा, इससे ये होगा कि आपका पहले का भी रिवाइज होता रहेगा और आपके पास एक बैकलोड नहीं बढ़ेगा, साथ साथ में कवर होता जाएगा। उस चीज को आप साथ लेके चलोगे तो बर्डन नहीं। एज ए टेस्ट को ऐसे बर्डन नहीं समझना है कि यार इस संडे को टेस्ट है, बॉस हर संडे टेस्ट लेते हैं, मैं तो इस संडे को बाहर जाऊंगा जाऊंगी।
घूमूँगी, मैं तो टेस्ट नहीं करूँगी। आप भले पढ़िए, जितनी आपकी प्रिपरेशन है, आप उतना दीजिए। ज़रूरी नहीं है आप 100% कीजिए, आपकी 50% भी अगर तैयारी है, तो भी आप उस टेस्ट को ज़रूर अटेंड कीजिए। उससे आपको ये पता चलेगा कि जितना 50% मैंने पढ़ा है, उतना तो एट लीस्ट मुझे आता है। फिर जैसे आपको टाइम मिलता है, आप उस 50% को कंप्लीट कीजिए, बट टेस्ट आपको कभी मिस नहीं करना है। टेस्ट हमेशा देना है। बस हर संडे को टेस्ट लेते हैं। सबसे अच्छी बात यही है, बस बहुत सारी कोचिंग्स में ऐसा होता है, सब काफ़ी जगह ऐसा होता है, बट कोई भी ऐसा संडे नहीं था कि जिस संडे हमारा टेस्ट नहीं होता है। बस हमेशा ये रेगुलरिटी रहती थी, हर संडे हमारा टेस्ट होता था। तो अपनी भी ये है कि इतना एफर्ट इतना भी करें, अपन भी इतना करें कि बॉस अगर इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो हम भी उनके साथ-साथ करें। अपने को भी टेस्ट देना चाहिए, आप अपनी भी अपनी तरफ से भी पूरा कीजिए उस चीज़ को। बहुत अच्छी बात ये रही कि रिवॉर्ड्स की बात जो कहता हूं मैं आपको, आपको अपने आप को खुद को रिवॉर्ड देना। वो कैसे रिवॉर्ड देना है? आप हफ्ते भर मेहनत करिए, आपको पता है कि संडे को टेस्ट है चरक निदान 1 से लेके 8 तक। आप मंडे टू लेके सैटरडे तक एकदम तोड़ के मेहनत करिए, जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं ऐप पे लगाइए, जितनी थ्योरी हो सकता है उसको सॉल्व करिए। आप जैसे ही टेस्ट पेपर अपलोड होता है 10 बजे आप टेस्ट दीजिए, संडे की शाम आपको अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए, आप घूमने जाइए, मोमोज खाइए, जो भी मन करे वो करिए। तो ये बात इसने भी सही कही कि हाँ, हमको अपना एकदम पूरा जी जान लगा के पढ़ते ही नहीं रहना। हाँ, 1 हफ्ता पढ़ोगे तभी एक दिन को अपने आप को रिवॉर्ड दे दोगे। यानी कि एक दिन पढ़ो और 7 दिन अपने आप को रिवॉर्ड दे रहे हो कि भाई अब चलो इतना दिन घूमते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप पूरे हफ्ते पढ़िए और संडे को टेस्ट दीजिए और अपने आप को शाम को रिवॉर्ड दीजिए। और एज ए रिवॉर्ड क्या देना है? जो भी आपका मनपसंद चीज है, जैसे आपको मन करता है आपको पेंटिंग बनाने का, तो पेंटिंग बनाइए। आपको मन करता है घूमने जाने का, मूवी देखने जाने का मन कर रहा है, तो ये सारे काम आप कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि 1 हफ्ता आपकी पढ़ाई अच्छी हो जाती है और एक दिन आपका थोड़ा सा हल्के में निकल जाता है और आपको मजा आता है। फिर मंडे से फिर से उसी गियर में चले जाइए। तो ये चीजें हैं, वो करना चाहिए। और जरूरी नहीं है कि एकदम हर दिन आपकी कंटिन्यूअस आज 7 दिन एक ही बराबर पढ़ाई हो। हर दिन सचिन छक्का नहीं मारता है ना, तो किसी दिन सिंगल भी लेता है। तो इस दिन एक दिन हो सकता है आपका 4 घंटा पढ़ाई, हो सकता है आपकी तबीयत खराब हो गया, घर में कुछ ऐसा इशू आ गया जिसकी वजह से आपको 1 1.5 घंटा पढ़ना पड़े। तो ये चीजें भी थोड़ी सी आपके लिए मैटर करती है। मेघा पूछ रही है कि आपने संहिता कितनी बार रिवाइज करी थी? संहिता का ऐसा है कि आप जितनी बार रिवाइज करोगे उतना आपको अच्छे से याद होगा। उस पे जो आप अगर बना पाओगे कि मुझे हर चीज टिप्स पे याद हो, उसके लिए आपको उसको बार बार पढ़ना पड़ेगा। मेरा लास्ट टाइम तक ये था कि मैं बहुत बार पढ़ चुकी थी। मेरा एक इंटरेस्ट भी था, शुरू से मुझे संहिता में इंटरेस्ट आता है। फर्स्ट ईयर में जब मैंने अष्टांग पढ़ी तो मुझे अच्छी लगती थी, सेकेंड ईयर में मैंने चरक पढ़ी। मुझे अलग से यूं था कि मैं इसके लिए काफ़ी टाइम देती थी संहितास को। चरक पढ़ने में मुझे अच्छा लगता था, मैं खुद से भी। और सुश्रुत को तो बॉस ने इतना प्रैक्टिकली इतना अच्छे से पढ़ाया, बॉस की ट्रिक्स इतनी अमेजिंग थी, इतनी यूज़फुल थी कि आप उनको लिख-लिख के याद कीजिए। तो आपको पूरा-पूरा चैप्टर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप उन ट्रिक्स को भी अगर लिख-लिख के याद करते हैं, तो आपका चैप्टर बहुत शॉर्ट टाइम में आप उसको रिवाइज़ कर सकते हो। संहिता मेरी मतलब मैं बता नहीं सकती, बट मोर देन 5, इससे ज़्यादा तो मैं रिवाइज़ कर चुकी थी। हाँ, बात तो वही होती है कि बहुत बार बच्चे पूछते हैं ऐसा कि सर, जैसे मैंने भी अपना एग्जाम दिया था तो मेरे भी जूनियर पूछे थे कि बॉस आपने कितनी बार संहिता पढ़ी। तो ऐसा कोई काउंट नहीं करता है, वो होता जाता है। वो जब मजा आता है ना पढ़ने में, तो लोग हम गिनते नहीं है। भाई हो गया, निदान स्थान एक बार पढ़ लिया, 1 घंटे का निदान स्थान है, खत्म हो जाएगा। अगर अच्छे से पढ़े हो 1 घंटे में निदान स्थान खत्म हो जाएगा। विमान स्थान 1 से लेकर 7 चैप्टर तक, आपको 1 घंटे में 8वां चैप्टर 1 घंटा लगेगा, तो 2 घंटे में आपका विमान स्थान खत्म। तो इसको हम काउंट थोड़ी ना करते हैं, हम डायरी में नहीं लिखते हैं कि एक बार कर लिया, 2 बार कर लिया। ये हमारे इंटरेस्ट के ऊपर है। और मैं बार बार कह रहा हूँ, आज पूजा जैन का ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक है तो उसके पीछे बस एक ही एक रीजन है कि समिता स्ट्रांग है। समिता आपकी अच्छी है। आप 100%, मैं कह रहा हूँ, मैं कहता था कि सिंगल डिजिट में रैंक आपकी दूंगा। सिंगल डिजिट का मतलब 1 to 9, इतना डिजिट में रैंक दूंगा। और ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब आपकी संहिता टिप ऑफ द टंग होगी। और टिप ऑफ द टंग कब होगी? कोड्स है, कोड्स को लिखिए, बार बार याद करिए। आपके दिमाग में, मैं कहता हूँ ना, एग्जाम जब चलेगा ना तो मेरी आवाजें आपके दिमाग में, आपके कान में लगेगा कि सर आके कान में हमको चीजें बोल रहे हैं। तो इस तरह से आपको करना चाहिए। आदित्य शर्मा पूछ रहे हैं कि बॉस संहिता को बुक से पढ़ना चाहिए या फिर नोट्स बनाकर उससे पढ़ना चाहिए? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
कुछ लोग संहिता को संहिता से भी पढ़ते हैं, कुछ अलग से नोट्स भी बनाते हैं, बट आप संहिता को ओनली एंड ओनली बुक से पढ़ो तो वो ज्यादा यूजफुल रहता है, बिकॉज संहिता को अपन इतना शॉर्ट नहीं कर सकते। बॉस हर लाइन टू लाइन उसमें पढ़ाते हैं, सारे इंपॉर्टेंट जो भी एरियाज है सारा कुछ पढ़ाते हैं, बॉस कुछ भी नहीं छोड़ते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि संहिता के तो नोट्स बनाने चाहिए। उस पार्ट से आप नोट्स बनाओ जो आपका वीक एरिया है, जो आप बहुत बार पढ़ रहे हो फिर भी आप उसको बार बार भूल रहे हो, वो चीज बहुत ज्यादा टफ है। जैसे ये चरक सूत्रस्थान का 27 चैप्टर है वर्ग वाला, उसको ये नहीं आप 6 घंटे तक लेके बैठे हो। इससे अच्छा है कि उसमें टोटल 12 वर्ग है, तो आप डेली के उसमें दो दो वर्ग पढ़िए, ऐसे आप डिवीजन करके स्लॉट्स में पढ़िए, तो वो आपको बेटर वे में रिवाइज होगा। इन चीज के आप नोट्स बना सकते हैं, जैसे 27 चैप्टर है, वर्ग वाला चैप्टर है, महाकषाय वाले चैप्टर्स है, जिसमें ऐसे चैप्टर्स के आप नोट्स बना सकते हो। हर एक चैप्टर का नोट्स बनाने का कोई मतलब नहीं है, बॉस भी आपको हैंड रिटन नोट्स देते हैं, आप डायरेक्टली उनको देखिए। अगर आपको लगता है कि मुझे नहीं याद हो रहा है, मैं संहिता नहीं पढ़ सकता, पूरा चैप्टर नहीं पढ़ सकता, तो आप नोट्स बनाइए। बट आपको लास्ट में तो संहिता ही पढ़नी चाहिए, संहिता से ही पढ़ना चाहिए, बुक से ही पढ़ना चाहिए, नोट्स से आई थिंक मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि नोट्स से अपन कंप्लीट संहिता को पढ़ सकते हैं। सही बात है, इतनी मोटी बुक्स को आप नोट्स के फॉर्म में कैसे कंपाइल कर सकते? तो जैसे इन्होंने बताया कि टेबुलर फॉर्म में चीजों को करिए, स्टिकी नोट्स अपना लगाइए। हाँ, वो सब चीजें आपको एग्जाम के एक दिन पहले, 2 दिन पहले, एक हफ्ते पहले वो हेल्पफुल है। ठीक है। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि संहिता के क्वेश्चन प्रैक्टिस बुक कौन कहाँ से करे संहिता के क्वेश्चंस? हाँ, उसके लिए ऐसा है कि सबसे पहले तो जो भी बॉस आपको एप्लीकेशन पे चैप्टर वाइज क्वेश्चंस प्रोवाइड करती है, वो तो आपको लगाने ही है। उसके अलावा जो टेस्ट में क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको लगाने हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी आपको जीपी को रखनी है। उसमें जो क्वेश्चंस हैं, जितने क्वेश्चंस हैं, वो आप लगाइए। अगर आपको जैसे चैप्टर वाइज क्वेश्चंस और चाहिए कि मुझे नहीं ये सफिशिएंट नहीं है, मुझे और क्वेश्चंस करने हैं, तो आप आयरकेस्ट वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी आपको बेटर लगे, जिसके क्वेश्चंस आपको सही लगे, वो कर सकते हैं। बुक के लिए है, बॉस ने मुझे भी गाइड की थी, जैसे आप सुश्रुत चंद्रिका वगैरह है, वो लगा सकते हो। उसमें हर चैप्टर वाइज क्वेश्चन है, हर स्थान के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस है, तो उससे भी आपका जो बेस है वो अच्छा हो जाएगा। उसमें अपने को लगेगा कि हाँ ये चैप्टर भी मुझे आता है, ये चैप्टर भी मुझे आता है। चैप्टर वाइज क्वेश्चंस लगाने के भी बहुत फायदे हैं। उससे आपको ये लगेगा कि यार मुझे सब कुछ अच्छे से याद है। सुश्रुत के आप सुश्रुत चंद्रिका से लगाइए। चरक के लिए चरक जिज्ञासा करके बुक है। और इसके अलावा भी बॉस आपको बता देंगे जो भी अगर आपको चाहिए। आपको ये होना चाहिए कि बस मुझे क्वेश्चंस चाहिए, तो उसके लिए आप बॉस से कांटेक्ट कीजिए, बॉस आपको बहुत सारी बुक्स बताएंगे। जीपी आप फर्स्ट प्रायोरिटी रखिए। उसके अलावा सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस आप ऑनलाइन लगा सकते हैं, कोई भी ऐप के थ्रू लगा सकते हैं, बुक्स भी है आप उनके थ्रू भी लगा सकते हैं। तो ये चैप्टर वाइज क्वेश्चंस जो अभी तक, तो मैं जहां तक मुझे इतना लगता है कि जो आपके एप्लीकेशन पे क्वेश्चंस है ना, वो मोर देन सफिशिएंट है। दूसरी चीज, अपार्ट फ्रॉम दिस, मैं ये कहता हूँ कि कभी कभी हम लोग को ऐसा लगता है ना कि हमारे हाथ में पेन रहे और किताब रहे तो हमको अच्छा लगेगा चैप्टर वाइज क्वेश्चन लगाना। ये सबके अंदर है, क्योंकि एप्लीकेशन में अलग चीज हो जाती है, एक माहौल हो जाता है, और हाथ में जो पेन पेपर मोड होता है वो अलग माहौल हो जाता है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया दो बुक, एक चरक चंद्रिका और एक सुश्रुत चंद्रिका। चरक चंद्रिका की बुक आप ले सकते हो। चरक चंद्रिका में ये है कि थोड़े चक्रपाणी के क्वेश्चंस है, तो वो वाले क्वेश्चन आप स्किप करोगे, क्योंकि हम आपको टीका से पढ़ा भी नहीं सकते इतना लंबा सिलेबस को। तो चक्रपाणी के क्वेश्चंस को आप हटा दिए। सुश्रुत में तो केवल और केवल सुश्रुत के ही क्वेश्चन है, सुश्रुत चंद्रिका में तो वो लाइन से क्वेश्चन है। तो बहुत ज्यादा मन कर रहा है तो ये आप फॉलो कर लीजिए, और आपके एप्लीकेशन तो बहुत, ये दोनों क्वेश्चंस का जो पैटर्न है ना, ये मोर देन सफिशिएंट है। इतना लगा लो और थ्योरी अपना स्ट्रांग रखो। मैं कह रहा हूँ ना कि थ्योरी स्ट्रांग रहेगा तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, असर्शन रीजन क्वेश्चन आ जाए, मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन आ जाए, सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बस और बस आपकी थ्योरी स्ट्रांग होनी चाहिए हर। ठीक है। तो चरक चंद्रिका और सुश्रु चंद्रिका, ये दो चीजें जो है बेस्ट है। बहुत बार मैंने अपने बच्चों को बताया भी, और इस साल भी मैं कम से कम 10,000 के क्वेश्चंस को अपडेट कर रहा हूँ आपके एप्लीकेशन में, सब्जेक्ट वाइज और संहिता वाइज, और भी अपडेट इस एक महीने के अंदर स्टार्ट हो जाएंगे। ऑलरेडी हमारे पास 25 से लेके 30,000 तक के क्वेश्चन है। हर एक चैप्टर वाइज क्वेश्चन, 100 150 क्वेश्चन, हर एक लाइन से क्वेश्चन मैंने बना के रखे हुए। तो वो वहां से आप इसको क्या कर सकते हैं, वो कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, एक बड़ा
दिनों से एक क्वेश्चन है कि बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन है कि आप आपका जो नाम है वो कई अदर कोचिंग के इंस्टीट्यूट वालों ने आपका फोटो लेके और नाम लिया था, तो आपने एक्चुअली में कोचिंग कहाँ से ली थी फाइनल ईयर से लेके अभी तक, तो ये बच्चों को थोड़ा सा जानना है कि आपने कोचिंग कहाँ से ली थी, क्योंकि मैंने फाइनल ईयर से लेके पीजी ग्रेजुएशन तक आयुर्वेदा लाइब्रेरी ऐप से विवेक सर से ही कोचिंग ली थी। बिकॉज जब रिजल्ट आया था तो ये हुआ था, जैसे मैंने आयुष स्कॉलर वाले से कोई इंक्वायरी वगैरह नहीं की थी कभी, बट फिर भी उन्होंने लगा रखी थी, तो ऐसे लोग लगा देते हैं, बट मैंने कोचिंग ओनली आयुर्वेदा लाइब्रेरी ऐप से ही की थी। ऐसा नहीं है कि आप, मैंने नोट्स भी ओनली बॉस के ही पढ़े थे, बिकॉज लास्ट टाइम तक ऐसा होता है, जो अपने क्लास के जो स्टूडेंट्स होते हैं, अपने बैचमेट्स होते हैं, उनको देख के अपने को लगता है कि यार अपन उनकी कोचिंग का भी पढ़े, अपन उनकी कोचिंग का भी पढ़ ले, अपन सारा पढ़ ले, ताकि मेरा कोई क्वेश्चंस गलत नहीं हो। बट अपने को ऐसा नहीं करना चाहिए। बॉस जो नोट्स प्रोवाइड करते हैं, अगर आपको उतना ही अच्छे से याद है तो वो भी सफिशिएंट है। इसमें ऐसा है कि बॉस ने, जैसे सर्जरी है, जैसे जो शॉर्ट सब्जेक्ट है, उसके अगर 4 पेज है तो वो 4 पेज आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, उसकी एक एक लाइन याद होनी चाहिए। सारी कोचिंग के नोट्स पढ़ने से बेटर है कि आप एक ही कोचिंग के नोट्स को बार बार रीड करो, वो आपको अच्छे से याद होने चाहिए। अगर वो आपको याद हो जाते हैं, उसके अलावा फिर आपको एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते हैं, तो आप उनको याद कीजिए। बट मल्टीपल नोट्स पढ़ने से अच्छा है आप अपनी कोचिंग के नोट्स पढ़िए, जिनसे भी आप कोचिंग कर रहे हैं। आयुर्वेदा लाइब्रेरी के नोट्स बहुत अच्छे हैं, सर ने नोट्स को टेबुलर फॉर्म में बना रखा है, जैसे जो भी रस शास्त्र में है। वैसे महारस उपरस बहुत ज्यादा हार्ड लगते थे मुझे, बट बॉस ने जिस तरीके से पढ़ाया है उनको, वो काफी हेल्पफुल था मेरे लिए। तो बॉस के ही नोट्स सफिशिएंट है, आप एक ही नोट्स पढ़िए, उन्हीं को आप मल्टीपल टाइम पढ़िए, जितना हो सकता है, जितनी बार हो सकता है उतना पढ़िए, बिकॉज अपन भूलते हैं। जैसे टॉक्सिकोलॉजी है, अगध के नोट्स है, वो मुझे नहीं मेमोराइज रहते थे, नहीं याद रहते थे, मैं उनको हर वीक देखती थी। ये होता है कि आप एक टाइम फिक्स कीजिए कि इस वीक तो मुझे ये शॉर्ट सब्जेक्ट उठाना है, ये शॉर्ट सब्जेक्ट देखना है। तो आप उस नोट्स में जितनी लाइनें लिखी हुई है, उसके जितने पेज है, आप उनको बार बार रीड कीजिए, उनको आप अच्छे से याद कीजिए, ना कि मल्टीपल चीजें आप पढ़िए। तो जैसा कि आप लोगों का एक कंफर्मेशन था कि बाकी अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट ने फोटोज डाले थे और जो भी किया था, तो ये ऑफिशियली कंफर्मेशन आपको मिल गया कि डॉक्टर पूजा जैन ने कहाँ से क्लासेस ली थी अपनी। अब अगला क्वेश्चन है कि मैम आपने अपने जोश को हाई रखने के लिए 1 साल तक कैसे प्रिपरेशन की, मतलब पूरा साल कैसे मोटिवेटेड रही आप? पूरा साल ऐसे था कि बिकॉज हमारे टाइम ये था कि हमें एक ड्रॉप भी मिला था, तो उसमें स्टार्टिंग में तो लगता था कि यार बहुत टाइम है। इसमें ये नहीं है कि आप पूरा साल पढ़े, मैंने इसमें ये था कि हॉस्पिटल ज्वाइन किया था, मैं डेली 6 घंटे तो मिनिमम हॉस्पिटल में ही रहती थी, उसके बाद आके मैं पढ़ती थी। जोश तो अपना तब हाई रहेगा, इसमें यह है कि अपन रेगुलर क्लासेस रहते रहे। हमारी अभी इस साल तक भी क्लासेस चलती थी, लास्ट मार्च तक भी, बट बहुत बार ये होता है कि अपनी क्लासेस लेने का वापस से मन नहीं करता है। बट आपको रिवीज, मतलब जो लाइव क्लासेस हैं वो लेनी चाहिए बार बार। बॉस इतना मोटिवेट करते थे, और मैं हमेशा टेस्ट देती थी, अगर मैं जैसे थ्योरी अगर नहीं भी पढ़ती थी, बस मैं वीकली टेस्ट तो देती थी, तो उससे मुझे ये लगता था कि नहीं, मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ, मेरे क्वेश्चन सही होते थे, मेरी रैंक अच्छी आती थी। तो ऑब्वियसली मुझे यही लगता था कि मैं बहुत अच्छा करूंगी, क्योंकि इतने कभी कम हुए नहीं, मार्क्स अच्छे से रहते थे। तो उसके लिए तो यही है, आपको रेगुलरिटी रखनी पड़ेगी, तभी आपका जोश बना रह सकता है, तभी आपका कॉन्फिडेंस है कि आप लास्ट तक टिके रह सकते हो। नहीं तो ये होता है कि बच्चे बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं। इसके लिए आपको जो पढ़ा रहा है, जो आपका गाइड है, उस पे आपको फेथ करना पड़ेगा कि नहीं, हमें बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, बॉस जितना दे रहे हैं वो सफिशिएंट है। तो उसके लिए तो है कि आप लाइव क्लासेस कीजिए, जो भी आपको नहीं आता वो आप बॉस को पूछिए, आप बॉस के साथ साथ चलिए। अगर आप जैसे अगर छोड़ते जाओगे, अगर आप लाइव क्लासेस छोड़ते हो, तो आपके पास एक बर्डन हो जाता है, बैकलोड बढ़ता जाता है, फिर उसको अपन नहीं पढ़ते हैं, फिर उसको अपन छोड़ देते हैं। तो इससे अच्छा कि आप डेली लाइव क्लासेस रखिए, कंटिन्यूटी क्वेश्चंस कीजिए। मैं हमेशा क्वेश्चंस लगाती रहती थी पूरे साल, तो इस वजह से भी मैं लास्ट तक थी कि हाँ, मुझे अच्छा करना है।
और क्वेश्चंस आप जितने हो सकते हैं उतने अटेम्प्ट कीजिए। बॉस के लास्ट तक मॉक आपको लगाने हैं। बॉस ने बहुत ज़्यादा 30-40 कंप्लीट मॉक्स लिए हैं, तो उनको आपको रेगुलरिटी रखनी है। ऐसा नहीं कि आज मैंने 1 मॉक्स दिया, नेक्स्ट डे यार मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए, 250 आए, 300 आए, क्योंकि मॉक में ये होता है कि आपका पूरा सिलेबस आएगा, तो उसमें क्वेश्चंस कहीं से भी राइज़ हो सकता है। तो हो भी सकता है कि किसी दिन ईज़ी पेपर मिले, किसी दिन टफ मिले, किसी दिन आपके अच्छे मार्क्स आए। तो ये लेके नहीं चलना है कि आज मेरे मार्क्स नहीं आए, तो मैं नेक्स्ट डे टेस्ट नहीं दूँ। टेस्ट को तो एटलीस्ट आपको रेगुलरिटी रखनी ही पड़ेगी। क्वेश्चंस प्रैक्टिस में जो भी आपका रिवीजन टाइमिंग है उसको आपको प्रॉपर देना पड़ेगा। टेस्ट भी आपको लगाने हैं, जो डेली का 1 मॉक टेस्ट है वो आप लगाइए। उसके अलावा जितने क्वेश्चंस आप लास्ट टाइम पे कर सकते हैं, मैं एक दिन के मिनिमम 300 से 400 क्वेश्चन तो पर डे लगाती थी। तो वो टेस्ट आपको रखने हैं। बॉस इतना मोटिवेट करते थे, और ये था कि मुझे अगर एक चांस और मिला है, तो शुरू से मैंने यही सोच रखा था कि मुझे मेरा ड्रीम ब्रांच लेना है, अच्छी से अच्छी कॉलेज लेनी है, तो मैं लास्ट तक पढ़ती थी। उसके लिए ये जोश आपको तभी मिलेगा, इतना कॉन्फिडेंस तभी आता है जब अपन रेगुलरिटी रखते हैं। आप हॉस्पिटल भी ज्वाइन करो, वो भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप पूरे दिन 24 घंटे पढ़ सको, बिकॉज़ आयुर्वेद को अपन इतने लंबे टाइम तक नहीं पढ़ सकते। आप बीच-बीच में जो भी आपको पसंद है आप वो कीजिए, बट लास्ट टाइम तक ये है कि लास्ट के 3-4 महीने मैंने बहुत अच्छे से जितने हो सकते थे, मैं डेली क्वेश्चंस प्रैक्टिस करती थी, मॉक भी लगाती थी बॉस का, तो वो आपको लास्ट तक रखना पड़ेगा। वही है कि रेगुलरिटी अगर आपके अंदर बनी रही है ना, और अगर आप सीरियस हो अपने फ्यूचर को लेके, तो अपने अंदर से कॉन्फिडेंस तो अपने आप आ जाता है ना। पहली बात तो ये। दूसरी बात, एक सीवी ने क्वेश्चन पूछा है कि रसास्त्र डीजी कैसे पढ़ा जाए। हाँ, डीजी काफ़ी स्टूडेंट्स को टफ लगता है। मुझे भी टफ लगती थी, यूँ लगता है कि अपन लास्ट तक छोड़ दें, बट ये शॉर्ट सब्जेक्ट्स भी उतने ही इम्पोर्टेंट हैं, जितनी सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो इनको आप छोड़ तो नहीं सकते, मिस तो नहीं कर सकते। इनको पढ़ने का तरीका ये है, जैसे बॉस पढ़ाते हैं, जब-जब लाइव पढ़ाते हैं, तब आप बॉस के साथ पढ़िए। उसके बाद बॉस बहुत बार टेस्ट लेते हैं, शॉर्ट सब्जेक्ट का भी, इवन जितना जैसे संहिता के टेस्ट होते हैं, बॉस शॉर्ट सब्जेक्ट को भी साथ में डालते हैं। मल्टीपल टाइम बॉस टेस्ट लेते हैं, तो जितनी बार टेस्ट लेंगे बॉस, जितना जिस वीक में आपका टेस्ट होना है, उस पूरे वीक आप उस शॉर्ट सब्जेक्ट को पढ़िए, बार-बार रिवाइज़ कीजिए। जो भी आपकी क्वेरीज़ है, वो आप बॉस से पूछ सकते हैं, बट शॉर्ट सब्जेक्ट आपके तभी स्ट्रॉन्ग होंगे जब आप उनको बार-बार पढ़ेंगे। उनके भी आपको क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं अपन ओनली चरक के क्वेश्चंस लगाएँ, सुश्रुत के क्वेश्चंस लगाएँ, शॉर्ट सब्जेक्ट के भी अपने को क्वेश्चंस लगाने चाहिए। रसशास्त्र तो बॉस ने इतनी अच्छे से पढ़ाई है, बिकॉज़ मुझे भी टफ लगती थी, क्योंकि उसमें हर एक का शोधन याद करना, मारण याद करना, रत्न वगैरह, सब कुछ चीज़ें लास्ट में जाके मिक्स अप हो जाती है कि क्या अपन ने रस पढ़ा है, क्या महारस पढ़ा है, क्या उपरस पढ़ा है। तो इसके लिए तो आप नो डाउट ही रहिए, वो बॉस आपको इतने अच्छे से पढ़ाएँगे, आप चाहोगे तो भी उनको नहीं भूल पाओगे। आप बॉस के साथ पढ़ोगे, टाइम से अगर रिवीज़न करोगे, और बॉस जब भी टेस्ट लेते हैं शॉर्ट सब्जेक्ट्स का आप दोगे, तो वो आपका वैसे ही कवर हो जाएगा। उसके लिए अलग से टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। डीजी में ऐसा है कि प्लांट्स का होता है कि अपन कितने प्लांट्स के बॉटनिकल नेम याद करें, ये एक मेजर पार्ट रहता है। तो उसमें भी यही चीज़ है, बॉस ने काफ़ी अच्छे से टेबल बना के जो मेजर प्लांट्स हैं उनकी बॉस ने कंप्लीट पढ़ाया, उनका बॉटनिकल नेम, उनका स्वरूप, उनका जो केमिकल कंस्टिट्यूट है, वो सारा बॉस ने पढ़ाया। तो उनको आप अच्छे से पढ़ो, और जो भी ड्रग्स नहीं आती है, जो लेस इम्पोर्टेंट है, उनके आप केवल बॉटनिकल नेम याद करो। इस बार के जो दोनों डीजी के क्वेश्चंस थे, वो बॉस के नोट्स से ही थे। मेरे जितने भी क्लासमेट्स हैं, जितने भी फ्रेंड्स हैं, सबका एक ही क्वेश्चन सही हुआ था। उसमें ये था कि एक क्वेश्चन फैमिली का था और बॉटनिकल नेम का था। वो मेरा इसलिए सही हुआ क्योंकि बॉस ने हमें सारी छोटी ड्रग्स भी पढ़ाई थी। उन सबके बॉटनिकल नेम और फैमिली हमने याद की थी। तो उसके लिए तो यही है कि आप उनको लिख-लिख के याद कीजिए, क्योंकि एक बार में तो आपको सारी ड्रग्स के नाम वगैरह याद होंगे नहीं। और बॉस डीजी का जो फर्स्ट पार्ट है वो तो वैसे ही बहुत ईज़ी है। अगर अपनी चरक संहिता बहुत अच्छे से पढ़ी है, उसका अगर अपन ने 26 चैप्टर बहुत ध्यान से पढ़ा है, तो सारा वो वैसे ही कवर हो जाएगा। उसको आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। डीजी सेकंड में मेनली प्लांट्स का रहता है, तो उसके यही है कि आप बॉटनिकल नेम लिख-लिख के याद कीजिए। अगर आप गूगल पे उनकी पिक्चर्स देखिए, तो इससे आपको वो अच्छे से याद हो जाएगा। उनको पढ़ने का तरीका तो यही है कि आप उनको लिख-लिख के याद कीजिए, और बॉटनिकल नेम बिकॉज़ भूलता है वो, आप उस चीज़ों को है कि लास्ट तक लेके चलिए। ऐसे नहीं कि लास्ट के 1 महीने आप
शॉर्ट सब्जेक्ट को छोड़ दे। मैंने ये था कि मैं मेन संहिता भी पढ़ती थी और शॉर्ट सब्जेक्ट भी मेरे लास्ट तक रहे थे। आप ये तो सोचना ही मत कि मैं मिस कर दूँ। अगर आप अभी से अगर स्टार्ट कर रहे हो पढ़ाई, तो आप जितना टाइम उनको दे रहे हो, एटलीस्ट उसका आप 1/4 टाइम तो इनको दीजिए। इनमें भी आप रेगुलरिटी रखिए। डीजी को रसशास्त्र बहुत इंटरेस्टिंग है। आप पढ़ोगे तो आपको ये नहीं होगा कि लास्ट टाइम तक यार अब नहीं हो रहा, मैं इसको छोड़ दूं, मैंने रिवीजन नहीं किया। अगर आप पूरा साल इनको साथ लेके चलोगे तो आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। और चलो ये अच्छी बात है। एक क्वेश्चन और है कि आपने आइसोलेट खुद को किस मंथ से किया? कोई हॉस्पिटल ड्यूटी सब कुछ बंद कर दिया, कौन से महीने से? मैंने ये था कि जैसे दिसंबर जनवरी तक मैंने ज्वाइन कर रखा था, उसके बाद से मैंने कंप्लीटली छोड़ दिया था कि मुझे अब लास्ट के 4-5 महीने बचे हैं। फेब से तो मैं लगी गई थी ढंग से, फेब से मार्च से वो अपनी सिचुएशंस है, बट लास्ट के आपको 4-5 महीने तो बहुत अच्छे से देने हैं। अगर आप 1 साल पहले पढ़ चुके हो तो 4-5 महीने अच्छे से दोगे तो उससे आपका काम चल जाएगा। नहीं तो आपको पूरे साल बहुत अच्छे से पढ़ना है। अगर आपके पास बहुत टाइम है, आपको 2 साल मिले हैं, तो उसके लिए ये है कि आप लास्ट के 4-5 महीने अच्छे से पढ़ो, तो भी आप कंप्लीट कर सकते हो। रिवीजन भी आप मल्टीपल टाइम कर पाओगे, आप मैक्सिमम क्वेश्चंस भी लगा पाओगे। तो उसमें वही चीज है, मैंने वैसे शुरू की थी, मैंने तो लास्ट 26 मार्च से शुरू की थी, बिकॉज मेरे भैया की शादी थी फेब में, तो मैं उससे फ्री होके फिर मैंने मार्च से पढ़ाई स्टार्ट की थी। बट आप जैसे 18 बैच वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको अगर ये इनके लिए ये दूसरा ईयर है, तो वो लोग जनवरी से स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज इस साल पेपर शायद अप्रैल में हो। तो आप दिसंबर जनवरी से भी अगर स्टार्ट करते हैं बहुत अच्छे से कि पूरा एंड पूरा टाइम मुझे इसी में देना है, तब फिर मैं ओनली एंड ओनली पढ़ाई में ही ध्यान देती थी। पूरा बाहर बाहर जाना, हॉस्पिटल वगैरह मैंने सब कुछ बंद कर दिया था। एक क्वेश्चन ये है कि मैम, क्या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो होते हैं एग्जाम में रिपीट होते हैं क्या? ऑब्वियसली वो तो रिपीट होते ही हैं, आयुर्वेद में इतने नए क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, उनको लगाते हैं जो अपने मॉक में क्वेश्चंस आते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में ऐसा है कि अगर आपका चैप्टर स्ट्रांग है, उस चैप्टर से जो आपने क्वेश्चंस किए हैं, जैसे कोई स्थान है, विमान स्थान का 8वां चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे? क्वेश्चंस तो वहीं से आना है, क्वेश्चंस तो बनेगा वहीं से। तो क्वेश्चंस तो रिपीट होंगे, पर जो इम्पोर्टेंट एरियाज है उनसे तो हर साल क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस तो आपको लगाने हैं। ये अ, एक क्वेश्चन ये हो रहा है कि जैसा कि आपका ड्रीम कॉलेज कौन सा है? ब्रांच की तो बात नहीं है अभी, ड्रीम कॉलेज पूछा जा रहा है कि आप फर्स्ट रैंक में हैं, आप कौन सा कॉलेज? वो तो सबको पता है कि जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट होते हैं वही सबके ड्रीम कॉलेज होते हैं। इसका आंसर हाँ, मैं ही खुद आपको दे देता हूँ, तो आप कुछ बता दीजिए ड्रीम कॉलेज आपका कौन सा रहेगा? ड्रीम कॉलेज ऐसा है बिकॉज जो अभी है बीएचयू है, वहां पे ही सबसे अच्छा आयुर्वेदा प्रैक्टिस और जो सबसे अच्छी जो मॉडर्न या एलोपैथी अगर आपको सीखनी है, तो वो आपको ओनली बीएचयू में ही मिलती है। तो अभी तक तो जो मेरा ड्रीम कॉलेज है, या तो बीएचयू या अय्या, पर फर्स्ट प्रेफरेंस बीएचयू रहेगी। हाँ, जहाँ तक इन्होंने बताया कि अगर आयुर्वेद के साथ साथ आपको मॉडर्न का नॉलेज लेना है तो बीएचयू इज द बेस्ट। और ऐसा नहीं है कि मैं बीएचयू से हूँ इसलिए ये बात बोल रहा हूँ, वो चीजें आपको हर एक टॉपर यही बताता है, और हर साल का यही परंपरा प्रतिष्ठान जो बात कहते हैं वो है कि यहाँ पे आपको जो ट्रीटमेंट की मॉडलिटी है वो आयुर्वेद की है, और जो डायग्नोसिस बनाने के जो तरीका है, क्योंकि हमारे पास हम आयुर्वेद के उन टूल्स एंड टेक्निक को ज्यादा यूज नहीं कर सकते जिससे हम क्या कर सकते हैं, डायग्नोसिस बना सकते हैं। तो ये जो मॉडर्न तरीका है उससे हम अपना डायग्नोसिस बनाए और मैक्सिमम जो ट्रीटमेंट हो आयुर्वेद से, तो उसके लिए बेस्ट मैं मानता हूँ। और मैक्सिमम मेरे जो भी स्टूडेंट्स हैं जो अभी ऑल इंडिया रैंक 50 के अंदर है, वो सारे के सारे बीएचयू ही आ रहे हैं। मतलब मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं, 8 से 9 बच्चे मेरे ऐसे हैं जो टॉप 50 रैंक के अंदर में हैं। तो 8 से 9 बच्चे जो हैं वो बीएचयू में ही आ रहे हैं। ठीक है। और क्वेश्चन है कि फाइनल ईयर चल रहा है तो अभी से हॉस्पिटल ज्वाइन करना रहेगा या नहीं? फाइनल ईयर में तो इतनी जरूरत नहीं है हॉस्पिटल की, बिकॉज आपका कॉलेज का टाइम रहता है,
फिर उसमें अपन क्लासेस भी अगर ज्वाइन करते हैं, आप जैसे बॉस की क्लास ले रहे हो तो आपकी डेली इवनिंग में एक क्लास भी होती है, क्योंकि कॉलेज का ही टाइमिंग होता है 9 से 3 या 9 से 4। तो आप हॉस्पिटल अगर ज्वाइन करने का आपके पास में टाइम है, अगर आप इतने कैपेबल हो कि मैं दोनों चीजों को बैलेंस कर सकता हूँ, कि मैं अपना कॉलेज भी संभालूंगा, मैं बॉस की क्लासेस भी ले सकता हूँ, मैं वो वर्क भी कर लूंगा, अगर आप ये दोनों चीज बैलेंस कर सकते हो, इतनी कैपेबिलिटी अगर आपके अंदर है, तो आप हॉस्पिटल ज्वाइन कीजिए, नो प्रॉब्लम। क्योंकि हॉस्पिटल ज्वाइन करते हैं तभी अपन पेशेंट्स देखना, हिस्ट्री लेना, सब कुछ सीखते हैं। ठीक है। तो हाँ, इन्होंने हॉस्पिटल के जैसे बारे में बताया, तो मैं बहुत सारे बच्चों को बोलता हूँ कि कोई मतलब नहीं है हॉस्पिटल ज्वाइन करने का, क्योंकि टाइम तो होगा नहीं, क्योंकि दिन भर आप कॉलेज में रहोगे, शाम को मेरी क्लास लोगे, तो कैसे आप हॉस्पिटल कर सकते हो? खुद के पढ़ने के लिए भी कुछ टाइम चाहिए, जो फाइनल ईयर में यूजी का पढ़े उसके लिए पढ़ने के लिए तो टाइम चाहिए। तो या तो आपके एक कॉलेज में इतना पेशेंट का एक्सपोजर हो, या बुक के बारे में पहले बुक नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, तभी तो आप प्रैक्टिकली जा पाओगे। तो मेरे हिसाब से तो इस चीज को मैं प्रेफर नहीं करता हूँ, और मैं इस साल भी वही बच्चों को एडवाइस किया हूँ कि हॉस्पिटल ज्वाइन करो जो रिपीट कर रहा है। रिपीट इन द सेंस कि जिनका इस साल कुछ नंबरों से, 5 नंबर 10 नंबर से हो सकता है रह जाए या रह गया हो, उनको ही मैंने कहा है कि आप हॉस्पिटल ज्वाइन कीजिए दिसंबर तक। एक छोटा मोटा आपको जॉब के टाइप का एक पैसा भी मिल जाएगा, आपकी क्लासेस भी हो जाएंगी, और जनवरी से आप छोड़ दीजिए 3 से 4 महीना, जैसे कि पूजा को बताया, पूजा ने बताया कि लास्ट के 4 महीने मैंने सब कुछ छोड़ के बस और बस तैयारी की थी। और इवन ऐसा नहीं कि हॉस्पिटल ज्वाइन करो तो पढ़ाई नहीं करना, उसको पढ़ना है, पढ़ते पढ़ते इस चीजों को लेके जा। तो ये रहा। सर एक क्वेश्चन आपसे है कि अगर कोई नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट से पीजी कर रहा है तो वो हॉस्पिटल बीएचयू में प्रैक्टिस कर सकता है? हाँ, क्यों नहीं कर सकता है? आपके अंदर जैसे हमारे यहाँ संहिता का भी ओपीडी चलता है, क्रिया शारीर का चलता है, रचना शारीर का चलता है, अगत तंत्र का चलता है, रोग निदान का ओपीडी चलता है। और बीएचयू में ऐसा है कि नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स के भी ओपीडी है। आप कैपेबल हो, आप करिए, अच्छा करिए, दोनों चीजें पॉसिबल है। तो नॉन क्लिनिकल वाले, क्लिनिकल वाले, दोनों की ओपीडी चलती है। पेशेंट आते हैं तो आप देख हैंडल करिए, दोनों चीजें हो सकती है। ठीक है। हाँ, निधि यादव पूछ रहे हैं कि पूरी संहिता इक्वली इम्पोर्टेंट है या कुछ ऐसे स्थान है जिन पे ज्यादा फोकस करना होता है? इसका ऐसे है, संहिता तो वैसे ऑलमोस्ट पूरी ही इम्पोर्टेंट है अगर अपन पढ़ते हैं तो। बट हर एक चैप्टर में, मतलब हर एक स्थान में होता ही है कि इस चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनेंगे। ये तो आप जब पढ़ोगे, बॉस आपको जब पढ़ाएंगे, तो ऑटोमेटिक उस चीज का अपने को आइडिया हो जाता है कि पूरा सूत्र स्थान इतना मतलब लेंदी हो जाता है, बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। तो फिर उसमें ये होता है कि जो जो इम्पोर्टेंट्स है, जिस चैप्टर से, जिस स्थान से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं हर साल, कि वहां से तो क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, तो उस स्थान को, उस चैप्टर को आप ज्यादा टाइम दीजिए। बट संहिता तो पूरी ही इम्पोर्टेंट है, ऐसा कोई पार्ट नहीं है कि संहिता का, बिकॉज चरक में ऐसा है कि थोड़ा इंद्रिय स्थान से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, बिकॉज लास्ट 4-5 सालों से क्वेश्चंस आ नहीं रहा है। सुश्रुत में ऐसे है, सुश्रुत चिकित्सा स्थान से क्वेश्चंस कम आते हैं। हर साल का पैटर्न ये था कि 1 या 2 क्वेश्चंस आते हैं। सुश्रुत चिकित्सा में टोटल 40 चैप्टर है, तो स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि 40 चैप्टर पढ़ने पे एक क्वेश्चंस भी नहीं आ रहा है, तो अपन इसको स्किप कर देते हैं। बट वो नहीं करना चाहिए। मेरे भी माइंड में ये आया था कि मैं इसको छोड़ दूं, बट मैंने ऐसा नहीं किया। अगर अपने को अच्छा स्कोर करना है तो आपको सब कुछ पढ़ना है। मैंने सुश्रुत चिकित्सा पढ़ी और इस साल अच्छे खासे 2 से 3 क्वेश्चन थे चिकित्सा स्थान से। तो ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आएगा। बट ये है कि जहां से रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस, जो इम्पोर्टेंट है उनको तो आपको पढ़ना ही है, उनको नहीं छोड़ना है। ठीक। तो ये है कि हाँ, संहिता का जो इम्पोर्टेंस है वो इक्वली है हर जगह, अगर आप देखोगे तो। सुश्रुत की चिकित्सा स्थान, जैसे इन लोगों को मैंने बताया था कि अगर सुश्रुत की चिकित्सा से प्रमेह से क्वेश्चन आएगा तो 20 प्रकार के कसाय से क्वेश्चन आएगा, और वही क्वेश्चन आया था इस बार। तो ऐसा नहीं है कि हर स्थान से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, बट जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, जैसे आपको सूत्र स्थान पता है, विमान स्थान का 8वां चैप्टर, शारीर स्थान का 8वां चैप्टर, चिकित्सा स्थान, इससे क्वेश्चंस आने ही आने हैं, पांडु से, गृहिणी से, हिका श्वास से, है ना, 25 24 नंबर का चैप्टर से, वात व्याधि से, इससे क्वेश्चन ये तो कंफर्म पता है। तो इसको मल्टीपल टाइम हमको क्या करना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए, इस बात पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है। लास्ट में है कि एग्जाम के आखिरी हफ्ते कैसे डील किया आपने, कैसे सब रिवाइज किया सारा एक साथ, लास्ट वीक स्ट्रेटजी क्या रही आपकी?
ऐसा नहीं है कि आप लास्ट वीक में सारी संहिता पढ़ लोगे। स्ट्रेटजी है कि आपको ये तो पहले ही बना के चलनी पड़ेगी, बिकॉज लास्ट के 7 डेज में ऐसा भी नहीं है कि आप सारी मेजर संहिता पढ़ लोगे, सारे शॉर्ट सब्जेक्ट पढ़ लोगे, क्योंकि लास्ट में ये लगता है कि यार मेरा ये भी छूट रहा है, मुझे ये भी पढ़ना है। तो मेरी तो ऐसी लास्ट वीक में कोई स्ट्रेटजी नहीं थी। मेरी यूँ थी कि कंटिन्यूटी लास्ट के 1 मंथ में मैंने सारी मेजर संहिता उनको रिवाइज किया। बॉस सेमी मेजर टेस्ट लेते, फिर मेजर टेस्ट लेते थे, बॉस के मॉक टेस्ट होते थे, तो वो ऑलरेडी मेरी रिवाइज हो गई संहिता। जो बॉस का जो पैटर्न था, बॉस का जो टाइम टेबल था टेस्ट का, सेमी मेजर टेस्ट का, मेजर टेस्ट का, उसमें ये था कि मेरी सारी संहिता ऑलरेडी ऑटोमेटिक उसमें कवर हो गई। जैसे जैसे टेस्ट के पैटर्न के अकॉर्डिंग मैं टेस्ट देती गई, वैसे वैसे मेरी संहिता रिवाइज हो गई। बिकॉज लास्ट के 7 डेज में ऐसा नहीं है कि आप ये भी पढ़ लोगे, आप ये भी पढ़ लोगे। उसमें ये है कि जो भी आपकी डायरी है, जो नोट्स आपने बनाए हैं, या जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आपको लगते हैं, जो चीजें आपको नहीं याद होती, जो पॉइंट, उनको आप रीड कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर किसी चीज को लेके आप नहीं बैठ सकते। आप ये सोचे कि मैं चरक लेके बैठता हूँ, एक दिन में खत्म कर दूंगा, तो उसका कोई मतलब नहीं है। ऐसे रिवीजन का कोई मतलब भी नहीं निकलता है कि आप पेज पलट रहे हो, आपको कुछ पता नहीं है। तो 7 डेज में ऐसी मेरी कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी, बट आप ये कर सकते हो कि जो भी आपके वीक एरियाज हैं, जो वीक पॉइंट है, और जो आपने डायरी बनाई है पूरे साल भर में, आप उसको याद कीजिए। और जो भी शॉर्ट सब्जेक्ट है, जैसे अगध वगैरह है, हाइजीन है, इनको अपन भूल जाते हैं, बिकॉज ये चीजें कम याद रहती हैं। जैसे कि एंटीडोट वगैरह वाला पार्ट है, कोई भी ऐसा पार्ट जो अपने को नहीं याद होता है बट वहां से क्वेश्चंस राइज होता है, तो आप उसको रीड कीजिए उस टाइम पे, उस पे ज्यादा फोकस कीजिए, नहीं कि आप पूरी संहिता लेके बैठो। तो ये पूरी संहिता में एक साथ एक हफ्ते में तो नहीं कर सकते, बट जो हमने साल भर का अपना मेहनत किया है, कुछ कुछ चिट्ठे बनाए हैं, कुछ स्टिकी नोट्स बनाए हैं, कुछ हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको हम कर सकते हैं। और जिन्होंने, जैसे इन्होंने कहा ना कि बॉस के टेस्ट में सारा चीज कंक्लूड हो गया था, तो लास्ट ईयर के मैंने एक टेस्ट सीरीज लॉन्च किया था जिसका नाम था स्कोर बूस्टर टेस्ट सीरीज करके। उसमें मैंने 15 दिन का सिलेबस ऐसा दिया था जिसमें सारी चीजें आपकी कवर हो जाए। जैसे पहला टेस्ट ऐसा था जिसमें चरक सूत्र 1 से लेके 5, उसी में सुश्रुत सूत्र 1 से लेके 10, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के 1 से लेके 5, है ना, और एक शॉर्ट सब्जेक्ट। मतलब एक ही टेस्ट में 5 आपको सिलेबस आ रहा है, और उससे आपका क्लियर हो गया। ऐसे कर कर करने से क्या हुआ, 3 से 4 दिन में हमारा चरक का सूत्र, वाग्भट का सूत्र, सुश्रुत का सूत्र कंप्लीट हो गया। तो 4 दिन में अगर उस हिसाब से पढ़ो तो आपका पूरा पूरा सूत्र स्थान कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से मैंने एक टेस्ट सीरीज आपका लॉन्च किया था, उससे चीजें क्या हो गई, सारी की सारी क्लियर हो गई। और 15 दिनों में बच्चों का पूरा रिवाइज हो गया। और 16, 17, 18 3 दिन मैंने गैप दिया था, और 19वें दिन से हमने क्या किया था, टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दिया था। तो इस तरह से करने से हमारी चीजें सारी क्लियर हो गई। ठीक है, तो ऐसे आपके क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, है ना, और हमारे पास भी टाइम की कमी है, और डॉक्टर पूजा जन, इनके पास भी चीजें अगर जरूरत होगी, पूछना होगा, तो आप डायरेक्ट इनसे बात कर सकते हो, मतलब मेरे थ्रू। ठीक है, बाकी तो हम हर एक बच्चों का आंसर मैंने कोशिश किया देने के लिए। लास्ट क्वेश्चन फिर से यही कह रहा है कि सर मैम, आपने और कहीं टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन की थी, क्लास नहीं ज्वाइन की थी, बस सर का की थी? बस इस नहीं, लास्ट क्लास क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आयुर्वेदा इन्होंने लाइब्रेरी कह है। रहा है, इन्होंने कहा था कि और कहीं टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन किया था या क्लासेस नहीं ज्वाइन की थी। लास्ट क्वेश्चन क्लासेस का नहीं आंसर ज्वाइन दीजिए। की थी। टेस्ट सीरीज का ऐसा है कि अगर आप दे रहे हो, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चंस कम है, आपको अच्छा कंपटीशन चाहिए कि उसमें तो आप हमेशा टॉप रैंक में रह रहे हो, तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। बट मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ था, मैंने कोई टेस्ट सीरीज नहीं ली थी। बॉस के क्वेश्चंस एनफ थे, क्योंकि हर पैटर्न में बॉस क्वेश्चंस देते थे। और लास्ट तक आते आते इतनी प्रैक्टिस हो गई, मैं खुद भी इतने क्वेश्चंस लगा चुकी थी, तो मुझे उस चीज की नीड नहीं थी। तो मैंने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की, ना मैंने कोई क्लासेस ली। मैंने इतना ही किया जितना बॉस ने मुझे गाइड किया, जितना बॉस ने प्रोवाइड किया, मैंने उसी को मल्टीपल टाइम तक रिवाइज किया, उसी को ही बार बार पढ़ा, ताकि वो ही अपने को अच्छे से याद हो जाए। तो वही किया, और बॉस के टेस्ट सफिशिएंट है, आप उतना तो कीजिए। एटलीस्ट उसमें यह है कि उसमें आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो, इतना आप कीजिए, वो आपके लिए सफिशिएंट है।
ठीक है, तो बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो चुकी होंगी, और बहुत सारी चीजें अगर आपको नहीं क्लियर होंगी तो हम आपका हर 15 दिन पे एक ओरिएंटेशन लेक्चर और एक मोटिवेशनल लेक्चर, जो कि हमारे टॉपर स्टॉक इतने बच्चे हैं, कम से कम 160-70 अभी तक मैंने काउंट किया है, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। 160-70 बच्चे ऐसे हैं जो सेलेक्ट हो रहे हैं। तो इन सारे बच्चों का हर 15 दिन पे, हफ्ते भर पे एक एक मोटिवेशनल टॉक होता रहेगा। इसमें आपकी और भी चीजें, हर चीजों लोगों से क्लियर होती जाएंगी। इन्हीं की एक दोस्त, इनकी बैचमेट, जो दोनों रूममेट थी, डॉक्टर आस्था, साथ में दोनों ने पढ़ाई की। दोनों का रैंक बहुत अच्छा है। इनका ऑल इंडिया रैंक 1, उसका ऑल इंडिया रैंक 17 है। उनसे भी हम अगले हफ्ते मिलेंगे, उससे उनसे हम आपकी बात कराएंगे। जो चीजें आपकी क्लियर नहीं हुई हैं, और कहीं कभी 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 हमें डाउट लगता है, हमें खुद के ऊपर डाउट लगता है कि क्या हम कर पाएंगे, अगर आपके दिल और दिमाग में ये चल रहा है कि हमसे नहीं हो पाएगा, तो क्विट कर दीजिए, आप अभी से ही क्विट कर दीजिए। क्योंकि अभी आपके पास 7 से 8 10 महीने करीब में है ना, तो अभी से अगर आपको लग रहा है कि नहीं हो पा रहा है, मेरे से नहीं हो पाएगा, तो बंद कर दीजिए। क्योंकि ढो के नहीं ले जा सकता। बात पूजा ने भी कहा कि जो संहिता में पढ़ती थी तो मुझे इंटरेस्ट आता था। तो जिस दिन आज से आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा, उस दिन आप 100% ऑल इंडिया रैंक, ऐसा 1 to 10 के बीच में आ जाओगे। जिस दिन फाइनल आंसर की आया था, फाइनल आंसर की को मैंने इनको भी फोन किया, मैंने बताया कि तुम्हारे मार्क्स इतने हैं। इसने बोनस मार्क्स अपने कैलकुलेट नहीं किया था, मैंने बताया कि तुम्हारे बोनस लेके इतने बन रहे हैं। पहले आंसर में आया था 388, और बाद में जब फाइनल आंसर किया है तो 389 करीब में बना था। तो मैंने कहा कि तुम्हारा 389 मार्क्स है। तो फिर मुझे भी लगा कि, मैंने कहा कि तुम भी एक बार कैलकुलेट कर लो, मैंने तो कैलकुलेट कर लिया है। तो इसने भी कैलकुलेट किया, फिर मैंने ग्रुप में पूछा, और बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों ने मेरे से पूछा कि आपके यहाँ के कोचिंग के मार्क्स कितने बन रहे हैं। मैंने डायरेक्ट बताया कि हमारे यहाँ, और अपने ग्रुप में भी मैंने एक दिन पहले मैसेज कर दिया कि 389 मार्क्स से किसी के ज्यादा नहीं बन रहे। तो वो पहले से ही पता था कि हम लोग को फर्स्ट ऑल इंडिया, मतलब टॉप 10 में रैंक रहेगा, इतना नहीं पता था। तो लेकिन ये भगवान की कृपा और पूजा की मेहनत और उनके पेरेंट्स का आशीर्वाद है कि आज ये यहाँ पे है, और आगे भी आपसे कनेक्ट रहेंगी। ठीक है, बाकी अगर कोई डाउट होगा तो आप इनसे पूछ सकते हो। बहुत बहुत हाँ, कोई धन्यवाद भी डाउट पूजा, हो पूरा आप कीमती समय डायरेक्टली के भी लिए। पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायरेक्ट पूछ सकते हो ना आप, ऐसा तो नहीं है, आप इनसे भी बात कर सकते हो। क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि आप ही में से कोई एक ऐसा बच्चा होगा ना कि अगले साल वो भी ऑल इंडिया 1 रैंक लाएगा। तो हम एक नॉर्मल इंसान है, सब भी नॉर्मल इंसान है, जो टॉपर है उसके अंदर बस एक ही खासियत है कि उसने अपनी रेगुलरिटी रखी, हमेशा टेस्ट हमेशा दिया, है ना, और हमेशा चीजों को लेके सीरियस रहा। ये 3 चीजें अगर आपके अंदर आ गई तो आप 1 डिजिट में रैंक दे सकते। ठीक है, तो थैंक यू पूजा। अब क्लास की भी टाइमिंग हो रही है, ठीक ना। बाकी कोई थैंक यू। किसी डाउट होगा तो पूछेंगे आपसे, तो आप उनको डायरेक्ट जवाब दे दीजिए। ठीक है पूजा, बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। बाकी काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी बात होगी, मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या करना। ठीक है। ओके बॉस, थैंक यू। हाँ चलो, थैंक यू।